कहानी की शुरुआत होती है साउथ कोरिया से। एक प्यारी सी लड़की घर में घुसते ही बोलती है, माँ मैं आ गई। यही है हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर। वो फल खरीद कर घर लौटी है और बहुत खुश होकर बताती है, मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है और कंपनी की बोनस से मैंने ये फल खरीदे हैं। सुना है यहाँ के फल बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन उसकी माँ का रिएक्शन बेहद ठंडा होता है। इसमें बड़ी बात क्या है, आजकल स्कॉलरशिप कौन नहीं पाता। पड़ोसी का बच्चा भी मेरिट बेस्ड अवार्ड लाया है और ये फल एक्स मॉल से तो नहीं लाए हो ना। तुम्हारे छोटे भाई तो बस वहीं से फल खाते हैं, तुम्हें ये भी नहीं पता। लड़की दुखी होकर धीरे से कहती है, सॉरी माँ। तभी उसके छोटे भाई अंदर आते हैं और कहते हैं, माँ हम तैयार हैं। माँ का बर्ताव एकदम बदल जाता है। मेरे हैंडसम बेटे, चलो पापा इंतजार कर रहे हैं। लड़की हैरानी से पूछती है, सब कहाँ जा रहे हो। माँ जवाब देती है, नानी के घर जा रहे हैं और वहां बताएंगे कि वाई ह्यूनिक बड़ी यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो गया है। नानी कह रही थी कि वो अपनी जायदाद हमारे नाम कर देंगी। लेकिन तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, वो सब घर से निकल जाते हैं। जाते जाते माँ कहती है, अगर तुम्हारा कोई काम नहीं है तो यहाँ से चली जाओ और जाते हुए फल भी साफ कर जाना। अब वो अकेली खड़ी रहती है, हाथ में वही फलों की टोकरी लिए। वो सिर झुकाती है और सोचती है, कोई बात नहीं, हमेशा से ऐसा ही था। अपने छोटे से अपार्टमेंट में लौटकर वो शांति से दरवाजा बंद करती है। बाथरूम में जाकर शावर लेती है और फिर थक कर अपने बिस्तर पर गिर जाती है। मैं 23 साल की कॉलेज स्टूडेंट हूँ, वो खुद से कहती है। तभी फोन वाइब्रेट करता है। नोटिफिकेशन आता है, थॉट आई वाज पिक्ड अप बट समथिंग सीम्स रॉन्ग का नया चैप्टर आया है। यही वो वेब नॉवल है जिसे वो हर रात पढ़ती है, जो उसकी एकमात्र खुशी है। वो पढ़ती है, तुम मेरी सबसे अनमोल बेटी हो। ये पढ़ते ही उसकी आंखें भर आती हैं। उसे लगता है, काश मेरी जिंदगी में भी कोई ऐसा होता। वो बुदबुदाती है, सब मुझसे नफरत क्यों करते हैं। और फिर धीरे से कहती है, काश एक ऐसी दुनिया होती जहां सब मुझे प्यार करते। फिर अचानक जब वो सो जाती है, वो आंखें खोलती है और खुद को एक नए शरीर में पाती है। एक प्यारी सी बच्ची, गुलाबी बाल और एम्बर आंखों वाली। वो एक फैंटेसी यूरोप जैसी दुनिया में पहुंच चुकी होती है। वो कब उसके सामने होता है, एक महल, ड्रैगन की पेंटिंग्स और सब कुछ वैसा ही जैसा उसके फेवरेट नॉवल में था, एफएम फैमिली यानी ड्रैगन फैमिली। एफएम फैमिली का इतिहास डरावना है। उनके पूर्वजों ने ब्लैक ड्रैगन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन उसी के साथ उनकी नस्ल में एक बीमारी आती है, रेज। जब भी जादू जागता है, उनका खून खौलने लगता है और उन्हें मारने की तीव्र इच्छा होती है। लेकिन नॉवल की मुख्य फीमेल कैरेक्टर में प्यूरिफिकेशन शुद्धिकरण की ताकत होती है, जो इस रेज को शांत कर सकती है। वो बहुत खुश होती है, मैं इसी कहानी में आ गई हूँ। लेकिन फिर वो शीशे में खुद को देखती है, गुलाबी बाल, लेकिन असली कहानी की हीरोइन के तो काले बाल होते हैं। तब उसे एहसास होता है, मैं तो साइड कैरेक्टर एरन एथम बन गई हूँ। वो वही लड़की है जो 5 साल की उम्र में न्यू ईयर पार्टी में बेइज्जत होकर फैमिली से निकाल दी जाती है। अब वो सोचती है, मुझे निकाला जाने वाला है, मुझे अभी से तैयारी करनी होगी। वो अपने छोटे कदमों से स्टडी रूम की ओर भागती है, क्योंकि उसे एक अच्छा अनाथालय ढूंढना है। लेकिन तभी उसे एक कमरा दिखता है, जहां एक गंभीर चेहरा, काले बाल और शांति से पढ़ता हुआ एक नौजवान बैठा होता है। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। यही है एरुनो एथम, एथम फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, एक रहस्यमयी किरदार। कहानी अब यहीं से नई मोड़ लेती है। से एरुनो की शक्ल ही ऐसी थी कि कोई भी भूल न पाए। एरन तो बस देखती रह गई। ये एरुनो एथम यहाँ क्या कर रहे हैं? वो चौंक गई, क्योंकि 1 साल बाद वो उन्हें देख रही थी। अचानक एरुनो मुड़े और मुस्कुराते हुए बोले, डिवाइन मैजिक वाली किताब कहाँ है, पता है? एरन तो जैसे जर हो गई, कुछ पल के लिए जवाब देना ही भूल गई। एरुनो चुप हो गए, लेकिन नाराज नहीं हुए और फिर से किताब पढ़ने लगे। उनके चेहरे की मासूम मुस्कान, वो शांत आंखें, सब कुछ इतना हैंडसम था कि एरन फिर से घबरा गई। वो मासूम बनने की एक्टिंग करते हुए बोली, उधर, पहली शेल्फ की दूसरी किताब। एरुनो ने चौंक कर उसे देखा, जैसे कुछ सोच रहे हों। एरन ने तुरंत नजरें फेर लीं। ओह नो, मुझे हकलाना नहीं चाहिए था, वो मन में सोचती है।
अगली बार ध्यान रखना पड़ेगा। उसे नहीं पता था कि एरोनो उसे चुपचाप गौर से देख रहे थे। फिर एरन उस किताब की तलाश में लग गई जो हीरो द्वारा चलाए जा रहे अनाथालय की जानकारी देती थी। और हाँ, वो किताब मिल भी गई। मिल गई, उसने खुशी से चिल्लाया, पर ध्यान ही नहीं दिया कि एरूनो बगल में बैठे उसे देख रहे थे। धन्यवाद, तुम्हारी वजह से मुझे भी मेरी किताब मिल गई। एरूनो मुस्कुराए और बोले, तुम लाइब्रेरी में काफी कॉन्फिडेंट लगती हो। क्या पढ़ रही हो? एरन की सांस अटक गई। ये सवाल ट्रैप जैसा लगा। अगर पकड़ी गई तो एक दिन पहले ही बाहर निकाल दिए जाऊंगी। वो जल्दी से बोली, अक्षर पढ़ रही हूँ, मतलब एबीसी, मजेदार है। और मासूमियत से मुस्कुराने लगी। एरूनो हंसे, ऐसा है क्या, और फिर चल दिए। लेकिन तभी एरन को चक्कर आने लगे और धप, वो गायब हो गई। सिर्फ उसके कपड़े जमीन पर रह गए। फिर उस ड्रेस से एक गुलाबी छिपकली बाहर निकली। मैं लिजर्ड बीस्ट पर्सन हूँ, एरन याद करती है। यही तो वजह थी कि सबको उसकी ब्लड लाइन पर शक हुआ था। अगर किसी को पता चल गया तो आज ही निकाल देंगे। अब सवाल था, वापस इंसान कैसे बनूं? क्योंकि ये तो ओरिजिनल स्टोरी में था ही नहीं। वो घबराकर सोचती है, पहले कहीं छुपो, और धीरे धीरे अपने कपड़े खींचकर एक अलमारी के नीचे घुस जाती है। तभी उसे जमीन पर एक सिल्वर रिंग दिखती है, जिसमें रूबी जड़ा होता है। कितनी चमक रही है, पर जानी पहचानी लग रही है। ओह, ये तो एरोनो की रिंग है। तभी दरवाजा खुलता है और एरोनो अंदर आते हैं। उनकी एक आंख दरवाजे के पीछे से झांक रही होती है, थोड़े डरावने अंदाज में। वो जमीन पर कुछ अजीब रेंगता हुआ देखते हैं। वो स्कर्ट जिसमें एरन छिपी होती है। 3 सेकंड का साइलेंस। फिर एरोनो धीरे धीरे पास आते हैं और घुटनों के बल बैठ जाते हैं। अरे, ये क्या कर रही हो यहाँ छुपकर? वो स्कर्ट उठाते हैं और देखते हैं एरन इंसान बन चुकी होती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ही, वो रिंग गिर गई थी, मैं वही उठा रही थी। एरनो हंसते हैं, ओह, मेरी रिंग? एरन जल्दी से कहती है, हाँ, शेल्फ के नीचे गिर गई थी, मैंने उठा ली और साफ भी कर दी। एरोनो मुस्कुराते हैं, सचमुच साफ लग रही है। ये रिंग मेरे लिए बहुत खास है, इसलिए वापस आना पड़ा। तुमने इतनी मदद की, यहाँ तक कि स्कर्ट में उलझ गई, थैंक यू। वो हंसते हुए उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हैं। एरन जबरदस्ती हंसती है, हाँ, बस ये रिंग वापस करो और चुपचाप अपने रूम में चली जाओ, वो मन में सोचती है। एरन को याद आया, उसे सुना था कि एरोनो को किसी भी तरह का फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए वो बहुत सावधानी से उसकी हथेली पर रिंग रख देती है। क्लिंक की आवाज के साथ रिंग एरोनो की हथेली में गिरती है। वो चौंकते हैं, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, कुछ बोल ही नहीं पाते। एरन को थोड़ा अजीब लगता है, वो घबराकर नजरें फेर लेती है। मुझे अब चलना चाहिए, कहकर वो किताबें सीने से लगाती है और वहां से भाग जाती है। तभी एरोनो जैसे नींद से जागते हैं, उठते हैं और उसकी जाती हुई गुलाबी बालों वाली परछाई को देखते हैं। उनके चेहरे पर एक गहरा, रहस्यमयी और चालाकी भरी मुस्कान फैल जाती है। दिलचस्प है, वो मन ही मन सोचते हैं। अगले दिन एथम फैमिली की मुख्य हवेली में न्यू ईयर पार्टी चल रही होती है। एरन शानदार कपड़ों में सजी धजी चारों तरफ देखती है, आंखें चौड़ी की चौड़ी। वाओ, सब कितने चमक रहे हैं, वो सोचती है। ये तो असली फैंटेसी नॉवल जैसा लग रहा है। लेकिन तभी उसका मूड बदल जाता है। उसे याद आता है कैसे पिछली बार वो सबके सामने छिपकली बन गई थी। वो अपने गाल फुलाते हुए बड़बड़ाती है, ये तो मेरी ही प्रॉब्लम है, लेकिन कोई बात नहीं। उसे याद है, उसने अनाथालय का एड्रेस याद कर लिया है जहां वो भाग सकती है। उसने कुछ पैसे भी जोड़ लिए हैं, जरूरत पड़ी तो वहां चली जाऊंगी। बस आज छिपकली मत बन जाना, वो अपने आप से कहती है और ठुड्डी पर हाथ रखकर मुस्कुराती है। तभी अचानक दरवाजे की तरफ शोर मचता है। एक सैनिक जोर से घोषणा करता है, 12वें ड्रैगन वॉरियर और हमारे साम्राज्य के संरक्षक ड्यूक म्यूरियल एथम पधार रहे हैं। चांदी जैसे बाल, चेहरे पर एक गहरी चोट का निशान और गर्व से भरी चाल, म्यूरियल एथम एंट्री लेते हैं। उनके पीछे एरोनो भी है, हमेशा की तरह शांत, सुंदर और आत्मविश्वास से भरे। उनके साथ 2 और लड़के हैं, एक के काले और दूसरे के लाल बाल। म्यूरियल आगे बढ़ते हैं और राजसी अंदाज में सिंहासन पर बैठते हैं। फिर आदेश देते हैं, बैंक्वेट शुरू करो। एरन उन्हें पहचान लेती है। ये चारों, म्यूरियल, एरुनो और एरुनो के बेटे कोवान और किलियन, एथम फैमिली के सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन वाले लोग हैं। उनकी मौजूदगी से ही पूरा हॉल जैसे भारी हो जाता है। तभी एरोनो नीचे देखकर हाथ हिलाते हैं,
सीधा एरन की तरफ। वो घबरा जाती है। नहीं नहीं, ये मुझसे थोड़ी ना। लेकिन फिर चारों ओर से आवाजें आने लगती हैं। क्या एरनो एथम ने उस बच्ची को वेव किया? एरन हड़बड़ा जाती है, फिर मजबूरी में हल्की सी मुस्कान लाकर जवाब में हाथ हिलाती है। वो नहीं चाहती कि किसी को शक हो, लेकिन दूसरी तरफ एरोनो का दिल एक सेकंड को जोर से धड़कता है। ये क्या था? वो अपनी छाती पर हाथ रखकर सोचते हैं। अब बारी आती है फैमिली प्रेजेंटेशन की। सेक्रेटरी, बैंगनी आंखों वाला, चांदी बालों वाला, रजिस्टर खोलता है और पहला नाम पुकारता है। सर म्यूलन, कृपया आगे आइए। एक कुलीन व्यक्ति कॉपीज का ढेर लेकर कांपते हुए आता है। ड्यूक म्यूरियल, आपसे मिलना सम्मान की बात है, वो कहता है। वो एक नया रिसर्च प्रोजेक्ट पेश करने लगता है, लेकिन म्यूरियल बीच में ही काटते हैं। पिछली रिसर्च पढ़ी भी है, तुम्हारा दिमाग सिर्फ सजावट के लिए है क्या? म्यूलन के चेहरे का रंग उड़ जाता है। म्यूरियल आगे बोलते हैं, बार्स में पैसा उड़ाने वाले लोग औरतों को तंग करें, फैमिली का नाम खराब करें, फिर कहते हैं मैंने कुछ नहीं किया। बताओ, मुझे तुम्हें माफ क्यों करना चाहिए? डर के मारे म्यूलन कांपने लगता है। प्लीज माफ कर दीजिए। और वहीं फर्श पर गिरकर सब कबूल कर लेता है। एरन को समझ आता है, ये न्यू ईयर पार्टी असल में एक सार्वजनिक शर्मिंदगी वाला इवेंट है। वो जबरन मुस्कुराती है। हे भगवान, अगर गलती से छिपकली बन गई तो सीधा खिड़की से बाहर फेंक देंगे। यह सब बहुत डरावना था। भले ही एरन ने ये सब पहले उपन्यास में पढ़ रखा था, लेकिन अब जब वो खुद उस दुनिया में थी तो सब कुछ और भी भारी लग रहा था। ड्यूक म्यूरियल का गुस्सा, उसका तिरस्कार, किसी का रिपोर्ट फेंकते हुए चिल्लाना, ये सब बेकार है। ये सब अब किताब की लाइनें नहीं थीं, ये अब रियल था। अब कहीं अगला नंबर मेरा ना हो। एरन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे जैसे ये ख्याल बढ़ा, उसका चेहरा और भी बुझता गया। होंठ एक दूसरे से चिपक गए, माथे पर पसीना। लेकिन उसने खुद को दिलासा दिया, इतने सारे लोग हैं फैमिली में, शायद मेरा नंबर ही ना आए। पर तभी, एरन, ड्यूक म्यूरियल तुम्हें बुला रहे हैं। आ गया मेरा टाइम। एरन की सांसें तेज हो गईं। म्यूरियल उसे शक से घूरते हैं। ये छोटी सी कौन है? तभी एरोनो अपने पिता से कहते हैं, पिताजी, मुझे ये लड़की बुरी नहीं लगती। पास खड़े दोनों छोटे लड़कों, कॉलन और किलियन की भी नज़र एरन पर जाती है। वाह, ये तो कितनी छोटी है, कॉलन कहता है। एरन का दिल बैठ जाता है। ड्यूक म्यूरियल तिरस्कार भरे लहजे में बोलते हैं, तो बताओ एरन, तुम्हारा नए साल का प्लान क्या है? इतना भारी दबाव। एरन को चक्कर आने लगते हैं। उसके होंठ कांपते हैं, हाथ बार बार छाती पर कसकर भींचती है। मन ही मन चिल्लाती है, जवाब है अनाथालय जाना। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। काश वो अभी लिजर्ड बन सकती ताकि वहां से गायब हो जाए। म्यूरियल का सवाल फिर आता है, तुम्हारा नया साल का प्लान? एरन कांपती हुई धीरे से बोलती है, मैं घर छोड़ना चाहती हूँ। पूरा हॉल चुप हो जाता है। म्यूरियल की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। क्या? बगल में खड़े कॉलन और किलियन के चेहरे पर भी सवालिया भाव। सिर्फ एरनो शांत खड़ा रहता है। अब बड़बड़ाहट शुरू हो जाती है। सारे लॉर्ड्स और लेडीज आपस में फुसफुसाने लगते हैं। इसने ऐसा क्यों कहा? म्यूरियल फिर पूछते हैं, क्यों जाना चाहती हो? एरन धीरे से कहती है, असल में मैंने अपने जन्म से जुड़ा एक सच जाना है। लेकिन तभी जैसे उसके अंदर की एक और आवाज चिल्ला उठती है, ये क्या कर रही है पागल, बकवास मत कर। एरन का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो अपना हाथ कस कर पकड़ती है और नजरें फेर लेती है। एक लंबी चुप्पी के बाद ड्यूक म्यूरियल कहते हैं, कौन सा सच? एरन घबरा जाती है। सर, बोलो। म्यूरियल आदेश देते हैं, लेकिन डर के मारे उसका गला सूख जाता है। वो कांपते हुए बोलती है, वो ऊ। इसी घबराहट में उसके बीते जीवन की यादें ताज़ा हो जाती हैं। वो सब खराब प्रेजेंटेशन, वो फेल मीटिंग्स। तो मैं आज की प्रेजें, वो बड़बड़ाती है। तभी दरवाज़ा खुलता है और एक नौकर दौड़ता हुआ आता है। ड्यूक, बहुत बुरा हुआ है। म्यूरियल गुस्से में बोलते हैं, नया साल मन रहा है, अब क्या हो गया? नौकर हाथ जोड़ता है और घबरा कर कहता है, रतन की खान ढह गई है, मैनेजर और कई मजदूर फंस गए हैं। कोई मरा तो नहीं? नहीं ड्यूक, पर कई घायल हैं और रास्ता पूरा ब्लॉक हो गया है। म्यूरियल माथा पकड़ लेते हैं। ये कैसी सेफ्टी है? फिर एक निगाह एरन पर डालते हैं। उसकी हालत और खराब।
नया साल का जलसा कुछ दिनों बाद फिर होगा। तब तक कोई हवेली से बाहर नहीं जाएगा। वो मुड़कर निकल जाते हैं। कॉलन, किलियन और एरुनो भी उनके पीछे पीछे जाते हैं। पर जाते जाते म्यूरियल 3 लोगों की तरफ इशारा करते हैं, जिनमें म्यूलन भी था। तुम और तुम मेरे पीछे चलो, गर्दन धोकर आना। सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। माफ कर दीजिए, मैं खुद ही धो लूंगा। ड्यूक अपनी तलवार निकालते हैं, चमचमाती हुई, जैसे चेतावनी हो। वो तुरंत डर के मारे भाग जाते हैं। तभी ड्यूक की ऊंगली एक और बार उठती है। तुम भी आओ, और इशारा होता है एरन की तरफ। एरन की सांस अटक जाती है। वो घबराकर बोलती है, जैसा आदेश हो। पर उसकी आवाज कांप रही होती है। वो नीचे देखती है, स्कर्ट को कसकर पकड़ लेती है। पूरा शरीर कांप रहा है। मेरे पास रूमाल भी नहीं है, वो मन में सोचती है। वो आंखें बंद कर लेती है, सज्जा के लिए तैयार। होंठ कांपते हैं, आंसू टपकने को तैयार। लेकिन फिर वो खुद अपने आंसू पोंछती है, पर शरीर अब भी कांप रहा है। सिर नीचे, आवाज थरथराती है, मेरे पास रूमाल नहीं है, सॉरी। एरन की ये मासूम और डरी हुई आवाज सुनकर हॉल में मौजूद कई कुलीनों की आंखें नम हो गईं। उनकी सहानुभूति जाग गई, लेकिन एरन अब भी डरी हुई थी। सोच रही थी, क्या ड्यूक अब भी गुस्से में है? अभी रोने का वक्त नहीं है। खुद को समझाकर उसने जल्दी से आंसू पोंछे, खुद को थोड़ा संभाला और चारों ओर देखा। थोड़ी देर बाद वह धीरे से पूछती है, क्या कोई मुझे रूमाल दे सकता है? एक नौकर हड़बड़ा गया। हाँ, एरन ने भीगी आंखों से मुस्कुराकर कहा। कोई पुराना या इस्तेमाल किया हुआ भी चलेगा? उसका चेहरा आंसुओं, मासूमियत और करुणा से भरा था, जिसे देख हर कोई पिघलने लगा। नौकर ने झेंपते हुए जेब से रूमाल निकाला। अगर आपको बुरा न लगे तो ये ले लीजिए। लेकिन बाकी सारे अमीर लोग भी दौड़ पड़े। मेरा रूमाल भी है, मुझे देने दो। हर कोई अपना रूमाल बढ़ा रहा था, जैसे एरन को खुश करना कोई सम्मान की बात हो। आखिरकार नौकर ही रूमाल एरन को देता है। वो हैरान और भावुक हो जाती है। उसकी आंखों में फिर आंसू आ जाते हैं। वो रुंधे गले से कहती है, थैंक यू सो मच एवरीवन। लेकिन तभी एक साया तेजी से आगे आता है और रूमाल छीन लेता है। ड्यूक म्यूरियल। वो हल्के से खांसते हुए मुड़ते हैं और अजीब ढंग से कहते हैं, मैंने कब कहा था कि गर्दन धोकर आओ? एरन तो बस स्तब्ध रह जाती है। लेकिन म्यूरियल फिर एक और चौंकाने वाला ऐलान करते हैं, अगली मीटिंग तुम्हारे साथ शुरू होगी, सोच लो क्या बोलना है। एरन का चेहरा एकदम ऊपर उठता है, वो जैसे बोझ उतरने के बाद आश्चर्य में डूबी हो। मैं बच गई? ड्यूक थोड़ा झेंपते हुए बोलते हैं, इतनी छोटी सी चीज, अगर तुम्हें गायों के चारे में भी बदल दें तो उन्हें भी फर्क न पड़े। गायें? चारा? ये लोग अजीब क्यों होते जा रहे हैं? एरन का दिमाग घूम जाता है। वो हकलाकर पूछती है, ससर, वो लोग कहाँ जाएंगे? म्यूरियल खींचकर बोलते हैं, ये तेरा मसला नहीं है छोटी। लेकिन तभी वो रुक जाते हैं। तूने अभी क्या कहा? वो पलटकर पूछते हैं। तूने क्या कहा? वो लाइन दोबारा बोल। एरन घबराकर कहती है, वो क्या मैं मर जाऊंगी वाली लाइन। ड्यूक की नजरें उस पर जम जाती हैं। ओ नो! एरन के होश उड़ जाते हैं। मैंने उन्हें सर कह दिया। वो 5 सेकंड तक पुतले जैसी खड़ी रहती है। अब गई मैं। उसका चेहरा सफेद, पसीना बह रहा है। अब ये मुझे खिड़की से बाहर फेंक देंगे। लेकिन तभी वो खुद को संभालती है। मुस्कुराओ, जब तक मुस्कान है जान बच सकती है। वो प्यारी सी स्माइल बनाकर बोलती है, ससर। उसकी मासूम मुस्कान देखकर ड्यूक म्यूरियल खुद भी हिल जाते हैं। वो अचकचाकर कहते हैं, ये क्या बात हुई? एरन फिर से मुस्कुराती है। सही कहा ना सर? ड्यूक के कंधे थोड़ा कांपते हैं, लेकिन इस बार गुस्से से नहीं, एक अजीब सी राहत और शांति के साथ। एरन सोचती है, ये और भी अजीब हो गया। अब क्या? तभी बाहर से किसी की आवाज आती है, जो इस अजीब माहौल को तोड़ देती है। उन्होंने हाथ हिलाया और रूमाल वापस नौकर को दे दिया। और तुम, लड़की, उनकी आंखें एक पल के लिए ठहरीं। अगली मीटिंग में तुम्हारा आकलन बहुत सख्ती से किया जाएगा, इसीलिए तैयार रहना। उनके चेहरे पर हल्की सी नरमी आ गई थी। इसके बाद म्यूरियल, एरुनो और उनके 2 पोते, कोवान और किलियन, वहां से चले गए।
गुड बाय। ये अलविदा सुनकर एरन सुन्न रह गई। उसके कानों में नेक्स्ट टाइम की गूंज बार बार चल रही थी। क्या सच में अगली बार मेरी जान चली जाएगी? उसके चेहरे पर उदासी की परछाई थी। पीठ फेरते उन चारों शक्तिशाली पुरुषों को जाते देख एरन के मन में निराशा और डर की लहर दौड़ गई। मीटिंग का अंत एक अजीब सी हलचल में हुआ था। अगले दिन की सुबह आसमान एकदम साफ था। धूप सोने जैसी चमक रही थी, यहाँ तक कि इंद्रधनुष भी दिखाई दे रहा था। एरन बाग में धीरे धीरे टहल रही थी। हाय, उसने एक फव्वारे के पास लकड़ी की बेंच पर बैठते हुए गहरी सांस ली। सब कुछ कोहरा सा लग रहा है, वो बुदबुदाई। वो बहुत कोशिश कर रही थी भाग निकलने की, लेकिन अब तक कोई सही जगह नहीं मिली थी। सबसे बड़ी बात, बीते कल की घटनाएं उसके दिल पर भारी थीं। अचानक उसके मुंह से निकल गया, मैं इस घर से निकलना चाहती हूँ। और उसकी आंखों में आंसू भर आए, मानो कोई अंधेरा इतिहास बन रहा हो। तभी एक कागज की बॉल न जाने कहाँ से उड़ती हुई आई और सीधे उसके सिर पर टकरा गई। ये क्या था? वो चौंकी। कागज हवा में उड़ता हुआ। जैसे ही वो कागज उठाने लगी, एक अजीब चीज उसकी ओर तेजी से उड़ती आई और उसका मासूम चेहरा छिप गया। वो तेजी से बेंच पर चढ़ी, घबराकर बोली, कौन है? ये क्या हो रहा है? तभी दूर से एक बच्चे की आवाज आई, अरे रोने वाली, अकेली क्यों बैठी है? तेरा घर नहीं है, कोई दोस्त नहीं है? दूर खड़े 3 कुलीन बच्चे, उनमें से एक का चेहरा काफी हद तक म्यूलन से मिलता था, एरन पर चिल्ला रहे थे। एरन चौंकी। उसके चेहरे पर हैरानी और दुख एक साथ था। चल, तुझे हमारे साथ खेलने देंगे, लेकिन बदले में वो बॉल उठा के ला जो तुझे लगी थी, वो लड़का अकड़ कर बोला। एरन ने गहरी सांस ली। सब्र, सब्र, बिगड़े हुए अमीर बच्चे हैं। फिर वो लड़का फिर चिल्लाया, मैं डर गया था कि तुझे पढ़ाया नहीं गया है और तू इसे हादसा समझ लेगी। अब एरन की मुस्कुराहट गायब हो गई। एक बच्चा बोला, क्या इसे फैमिली ने पढ़ाया नहीं? दूसरा फुसफुसाया, उसे तो माँ बाप भी नहीं है। अब एरन चुप हो गई। उसने मुट्ठियां भींच लीं। उसका चेहरा कड़ा हो गया। मेरी मम्मी ने कहा है कि जिन बच्चों के पेरेंट्स नहीं होते उनके साथ मत खेलो। वो लीडर बच्चा झील के किनारे बैठा फालतू बातें करने लगा। इस पागल को देखो, हम तो इसे खेलने दे रहे हैं। माँ बाप नहीं, दोस्त नहीं, घर भी नहीं, इसके पास है क्या? बाकी दोनों लड़के ठहाके मारकर हंसने लगे। वाह, इसका बैक स्टोरी भी देख लेते हैं। पर तभी उनके सामने कुछ ऐसा हुआ कि वो घमंडी लड़का बिल्कुल जम गया। पीछे खड़े उसके दोस्त ने डरते हुए कहा, अरे पीछे देख, पीछे। उसने अकड़ कर पूछा, क्या है पीछे? क्या है? मैं? लड़के ने खुद को संभालते हुए पीछे मुड़कर देखा। उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी परछाई को एक भारी भरकम साया ढक रहा था। जैसे ही वो मुड़ा, वो एरन थी। उसकी आंखों में शिकारी जैसी चमक थी। एक चट्टान हाथ में थी और वो उसे नीचे पटकने ही वाली थी। लड़का अभी भी कुछ समझ नहीं पाया था। बस एक हल्की सी आह निकली उसके मुंह से। फिर अचानक एक तेज चीख नीले आसमान में गूंज उठी। लाल बालों वाला लड़का डर के मारे बुरी तरह कांप गया। बस किसी तरह जान बचाकर भागा। पीछे से दूसरा लड़का चिल्लाया, पागल हो गई हो क्या? मैं अपनी मम्मी से कहूंगा, फिर मुआवजा देना ही पड़ेगा। वो धमकाने लगा, लेकिन एरन ने गुस्से में अपनी बाजू चढ़ा ली। तो कर लो शिकायत। तुम्हारे पास माँ बाप हैं, लेकिन इतनी बदतमीजी? उससे तो बेहतर है कि कोई माँ बाप ना हो। बेवकूफों की टोली, वो दहाड़ी। लाल बालों वाला लड़का दांत पीसने लगा। बदतमीज तो तू है, एक और बच्चा बोला। छोड़ यार, जाने दे। एरन वहीं खड़ी रही, चेहरा बिल्कुल निर्विकार। वो उनकी जहरीली बातें चुपचाप सुनती रही। बेचारी है ये भी। ऐसे लोगों के पास अपनी जान के अलावा होता ही क्या है? इसकी तो हालत ही अजीब है, हैरानी नहीं। अब एरन से सहन नहीं हुआ। उसने एक और बड़ी सी चट्टान उठाई। उसे फेंकने ही वाली थी कि वो तीनों लड़के भाग खड़े हुए। उनके जूते तक उड़ गए। सच में असली बेवकूफ वही होते हैं जो मुआवजे का मतलब तक नहीं जानते, एरन ने चिल्लाकर कहा। ऐसे लोग अमीबा होते हैं। भागते हुए लड़कों ने चिल्लाना शुरू किया और जो पत्थर उसने फेंका था वो थप की आवाज के साथ नीचे गिरा। सच तो ये था, एरन की पूरी ताकत लगाने के बावजूद वो ज्यादा दूर नहीं गया। वो वहीं खड़ी रही, हाँफते हुए। एक पल को उदासी उसकी आंखों में लौट आई। उसे उनकी बात याद आई।
बेचारी, ऐसे तानों को उसने पहले भी झेला था। ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाती हो, शर्म नहीं आती? ये बातें उसके छोटे भाइयों ने कही थीं। इतने अच्छे मोहल्ले में मेरी बहन ऐसे स्कूल जाती है, सब कहते हैं कितनी घटिया है। मुझसे तो दूर ही रहो। उसे एक पुरानी फ़ोन कॉल याद आई। हाँ मम्मी, प्रॉपर्टी के दाम बढ़ गए हैं, 2 गुना हो गया है जब आपने वो घर दिया था। उसकी माँ की आवाज़ आई। अरे, मैं और वाई ह्यून तो अच्छे से कर ही रहे हैं। वो गंगनम वाला घर तो तुम्हारे दोनों बेटों की वजह से दिया था? बिल्कुल, सब ठीक ही चल रहा है। एरन सोचती रही, लेकिन कह नहीं पाई। माँ ने कहा है दोनों बेटों को डेचिडोंग के स्कूल भेजेंगी और अगर मैं रह गई तो हॉस्टल भेज देंगी। वो खुद को काला हंस समझती थी, एक ऐसा बच्चा जो कोने में बैठा रोता रहता है जबकि माँ अपने प्यारे सुंदर बच्चों को प्यार से नहलाती है, खिलाती है। एक परिवार में काला हंस ऐसे ही नहीं बनता, वो तब पैदा होता है जब ताकतवर लोग कमजोर को छोटा और तुच्छ समझते हैं। उसके पिता ने उसे हमेशा अनदेखा किया, माँ हमेशा उदासीन रही, इसलिए तो उसके छोटे भाइयों को भी बचपन से लगता था कि वो किसी लायक नहीं। एरन ने महसूस किया, नहीं, सिर्फ मेरे भाई नहीं थे, उस घर का हर कोई मेरी बेइज्जती करने में शामिल था। मुर्गी के 2 टुकड़े हमेशा भाइयों के हिस्से आते थे। घर में कुछ भी गड़बड़ होता, सारी गलती मेरी ही मानी जाती थी। वो बिल्कुल अकेली और दुखी थी। तब मैं बस एक कोने में छुपकर रो सकती थी। हर बार झगड़े में सिर्फ मेरी गलती निकलती थी। मैं हर शिकायत को निगलती रही। और सबसे जरूरी बात ये थी, जब एरन अपने ख्यालों में गुम थी, तभी उस उदास माहौल को एक प्यारी सी म्याऊ ने तोड़ दिया। उसने रोना बंद किया, उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। उसके पैरों के पास एक स्लेटी और सफ़ेद बिल्ली खड़ी थी, नीली आंखें, गुलाबी मुंह, बार बार म्याऊं म्याऊं कर रही थीं। बिल्ली? एरन चौंकी, फिर हल्की सी मुस्कुराई और उसके सामने बैठ गई। किट्टी, उसने धीरे से कहा, मुझसे दोस्ती करोगी? उसने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुराई। बस कभी कभी आकर मुझसे बात कर लिया करो। वो सोचने लगी, तो एथम्स सच में यही हैं? हाँ? भले ही उसने कल अकड़ के बात की हो, उसे उस लाल बालों वाले लड़के की मम्मी याद आ गई, जो उसे देखकर चिल्लाती, तुमने मेरे बेटे पर पत्थर फेंका? कैसे हिम्मत हुई? एरन ने कल्पना की, वो जोर जोर से रो रही होगी और वो खुद कह रही होगी, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। अगर उस परिवार ने मुआवजा मांगा तो फिर से पैसे देने पड़े? ये सोचकर उसका चेहरा फिर उदास हो गया। उसने फिर से बिल्ली को सहलाया, कृपया मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। बिल्ली थोड़ी देर चुपचाप बैठी रही, फिर अचानक पलटकर चली गई। एरन उसे जाते हुए देखती रही। किट्टी, उसने आवाज लगाई, लेकिन तब तक वो झाड़ियों के पीछे गायब हो चुकी थी। तभी अचानक फिर से म्याऊं की आवाजें आईं और वही बिल्ली एक पूरे झुंड को ले आई। बहुत सारी बिल्लियां। उनकी म्याऊं म्याऊं से पूरा माहौल भर गया। एरन की आंखें चौड़ी हो गईं, मुंह खुला रह गया। ओह, तुम्हारा तो पूरा परिवार है। माँ बिल्ली अपने बच्चे को चाट रही थी। सभी बहुत खुश लग रहे थे। एरन ने अपने हाथ सीने पर बांधे, एक हल्की सी जलन, लेकिन मुस्कान भी। तुम सब कितने करीब हो। फिर उसे अपना बचपन याद आया और उसका मन फिर भारी हो गया। शायद उन बिल्लियों ने उसका दुख महसूस कर लिया। वे फिर उसके पास आ गईं, खेलने लगीं। एरन आखिरकार मुस्कुराई, छोड़ो, अब मैं बच्ची नहीं रही। मायला को ढूंढती हूं और साथ में पुडिंग भी खा लेंगे। उसने हंसते हुए बिल्ली से विदा ली। जियो, खुश रहो, किट्टी। बिल्ली ने फिर म्याऊं किया, जैसे जवाब दे रही हो। एरन ने राहत की सांस ली, थक गई हूं। लेकिन उसे नहीं पता था कि कोई ऊपर से उसे देख रहा था। इरूनो एथम, दीवार से टिककर, हाथ बांधे, मुस्कुराते हुए, वो सोच रहा था, कितनी दिलचस्प लड़की है। उसे याद आया जब एरन से कहा गया था, तुम्हें सही पारिवारिक परवरिश नहीं मिली, इसलिए तुम नहीं समझोगी। उस समय एरन का चेहरा जरूर गहरा गया था, लेकिन उसने कोई भाव नहीं दिखाया। वो रोएगी, इरूनो को यही लगा था, लेकिन वो तो पत्थर उठाकर फेंक आई। कौन सोच सकता था। उसे वो पल याद आया जब एरन लाइब्रेरी में अनाथालय की सूची देख रही थी। अगर ये सच में एथम परिवार की सदस्य होती, इरूनो ने सोचा, तो शायद कई लोग इससे रिश्ता जोड़ना चाहते।
लेकिन एरन, एक नोबल परिवार की लड़की जो खुद हवेली छोड़ने की ठान चुकी हो, वो असामान्य थी। उसका चेहरा गोल, आंखें अंबर जैसी चमकीली। सबको लगता वो खुशहाल है, पर अंदर क्या था कोई नहीं जानता। इरूनो ने उंगलियों में पहनी अंगूठी को देखा और चुपचाप चल दिया। अगर उसने वो अंगूठी नहीं उठाई होती तो शायद कहानी यहीं खत्म हो जाती। उसे वो पल फिर याद आया जब एरन ने मुस्कुराते हुए कहा था, ये किताबों की शेल्फ के नीचे गिर गई थी, मैंने उठाकर साफ कर दी। वो मुस्कान, साफ दिल वाली, मासूम। इरूनो एथम थोड़े भावुक हो गया। इतनी ताकतवर क्षमता होने के बाद भी वो ये घर छोड़ना चाहती है। वो सोच में पड़ गया, शायद मुझे उसे इनाम देना चाहिए। फिर उसे एरन की उदास आंखें याद आईं और अचानक एक नया विचार आया, जिन्हें अपने बच्चों की परवरिश नहीं आती, उन्हें सजा मिलनी चाहिए। 1 हफ्ते बाद एथम परिवार की हवेली में फिर से आवाज गूंजी। 9 वर्षीय सभा अब शुरू होती है। ध्वज फहराया गया। लोगों की तालियों से महफिल गूंज उठी। एरन नए कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही थी। किसी ने पूछा, पिछली बार तुम्हारी बारी आई थी ना? और अब? ड्यूक मिरुएल एथम ने कहा, बोलो, इस घर को छोड़ना क्यों चाहती हो? एरन चुप रही, फिर कहा, मेरे जन्म का एक राज है। सारा हाल फुसफुसाने लगा। एरन ने सोचा, आज कुछ ज्यादा लोग नहीं हैं। ये तो किसी ड्रामा की अगली एपिसोड का इंतजार कर रही महिलाएं लग रही हैं। कोई बात नहीं, मैंने सब प्लान कर रखा है। वो बोलने ही वाली थी कि अचानक, असल में ये बच्ची मेरी बेटी है। एरन का दिमाग सुन्न। क्या? पीछे से एक हाथ उसके कंधे पर रखा गया। इरूनो एथम, ये तुम्हारे पिता हैं। वो मुस्कुराया। एरन अंदर से चीख पड़ी, मैं मर गई। जैसे ही एरन ने अपनी बात पूरी की, पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। हर कानाफूसी रुक गई। ड्यूक मिरुएल गुस्से से बोले, मजाक मत करो, पीछे हटो, ये मामला तुम्हारे बस का नहीं है। लेकिन इरूनो एथेम हंसते हुए बोले, पिताजी, आप मजाक कर रहे हैं? मैं कब से शालीनता की परवाह करता हूं। और मुस्कुराकर कहा, वैसे भी ये मेरी बेटी है, तो अब शालीनता मायने नहीं रखती। एरन के रोंगटे खड़े हो गए। बेटी? मैं इनकी बेटी कब से हो गई? वो बुरी तरह घबरा गई थी। अब ड्यूक मिरुएल का चेहरा गुस्से में नीला पड़ गया। तुम? बस इतना ही बोल पाए। एरन के दिल में खलबली मच गई। मुझे जल्दी से सच बताना होगा और ये जगह छोड़नी होगी। लेकिन अब तो पिता पुत्र आमने सामने थे और बीच में फंसी थी एरन। फिर इरूनो ने चालाकी से एरन की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर यकीन नहीं है तो खुद मेरी बेटी से पूछ लो। एरन का चेहरा सफेद पड़ गया। नहीं, मत पूछो मुझसे। इरूनो ने झुककर धीरे से उसके कान में कहा, इस उम्र में लोग बहुत शक करते हैं। तुम्हारे दादाजी भी वैसे ही हैं। ड्यूक मिरुएल ने वो बात सुन ली और गरज उठे, कौन शक कर रहा है? एरन सोच रही थी, तुम तो बिल्कुल बेशर्म हो, ये सब झूठ है। इरूनो उसे देखकर बोले, बताओ ना, कौन हूं मैं? अब एरन बुरी तरह फंस चुकी थी। डरी सहमी आवाज में बोली, ये मेरे पापा हैं। ड्यूक मिरुएल भड़क उठे, फिर से मजाक कर रहे हो? इस मीटिंग का सत्यानाश कर दिया। और फिर पूरे हॉल में कानाफूसी शुरू हो गई। इस बार बेटी है, पिछले साल बॉयफ्रेंड था, वो 4 महीने भी नहीं टिका था। ये बच्ची 2 महीने भी नहीं टिकेगी। एरन बस खड़ी सुन रही थी, आंखें नीची, दिल भारी। उसे याद आया, इरूनो असल कहानी में भी बस लोगों का इस्तेमाल करता था। सब कहते थे, ये सिर्फ सुविधा का रिश्ता है, वो बस इस्तेमाल करेगा और फिर छोड़ देगा। एरन सोच रही थी, अगर मैं बस आधा साल साथ रह लूं तो एक छोटा सा आइलैंड खरीदने लायक पैसे मिल सकते हैं। क्या सच में दुनिया में ऐसा कोई पार्ट टाइम जॉब होता है? वो इरूनो को देख रही थी, हैंडसम, शांत और चालाक। वो बोला, अगर पिताजी को पसंद नहीं आया तो नया उत्तराधिकारी चुन लें। फिर अचानक उसने एरन को गोद में उठा लिया और बोला, इस साल का मेरा प्लान है इस लेट आने वाली बेटी का अच्छा पिता बनना। ड्यूक का खून खौल गया। ये कैसा बाप है? जो बच्ची शुरू से समझदार नहीं हो, उसके लिए ये सब सिर्फ दिखावा है। फिर इरूनो मुस्कुराते हुए बोले, प्लीज पिताजी, इतना मत चिल्लाइए, मेरी बेटी डर जाएगी। एरन चौंक गई। कौन सी बेटी? मैं? लेकिन मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा, आप तो बहुत कूल हो।
ड्यूक और उनके पीछे खड़े लड़के भी दंग रह गए। ड्यूक बोले, कौन गुस्से में है? मैं तो बिल्कुल शांत हूं। पीछे से आवाज आई, गुस्सा तो आ रहा है लेकिन जाहिर नहीं कर सकते। अंत में ड्यूक मिरुएल गरजते हुए बोले, मीटिंग खत्म, सब लोग अपने अपने प्लान्स मेरे ऑफिस में जमा करें। इरूनो ने एरिन से कहा, चलो वापस चलते हैं। एरिन बोली, जी सर। गोद में बैठे बैठे एरिन सोच रही थी, तो अब मैं इस आदमी की नकली बेटी बन गई हूं। लेकिन मन में डर अब भी बाकी था, कहीं ये सच में मुझे सिर्फ एक खिलौना तो नहीं मानता? शायद हाँ, मैं उसके गेम का हिस्सा हूं, बस एक प्यादा। उसने खुद से कहा, खेल खत्म होने का इंतजार करना है, पैसा लेना है और ये नाटक हमेशा के लिए खत्म करना है। मुझे अपना किरदार याद रखना होगा। एरिन बार बार अपने आप को याद दिला रही थी, अगर मैं कोई उम्मीद नहीं रखूंगी तो मैं कभी चोट नहीं खाऊंगी। उसने अपनी नज़रें झुका लीं और उस व्यक्ति के कंधे पर अपना चेहरा छुपा लिया जिसने उसे बाहों में उठा रखा था। कोई उम्मीद मत पालना एरिन। बिल्कुल नहीं, उसने खुद से कहा। इरूनो ने अपनी बाहों में सिमटी उस बच्ची की ओर देखा। उसके होठों के किनारे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अगली सुबह इरूनो बहुत जल्दी उठ गया था। वह चुपचाप बिस्तर के एक कोने में बैठकर अब भी सोती हुई एरिन को निहार रहा था। धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग मेरी बेटी। फिर उसका सिर सहलाया, एक सुंदर सुबह हो तुम्हारी। एरिन अब भी नींद में थी। कुछ बार जम्हाई लेकर उसने धीरे से सुबह की शुभकामनाएं दीं, पर उसका मन बेचैन था। फिर से वही सब शुरू होने वाला है। इरूनो की मुस्कुराहट जैसे कि धूप की पहली किरण हो, उसकी आंखों को चुभ रही थी। वह आज भी बहुत खूबसूरत लग रहा है, वह मन ही मन बोली। न्यू ईयर की वह भयंकर सभा आज से ठीक एक हफ्ता पहले खत्म हुई थी, और वह पल, ये मेरी बेटी है, जब इरूनो ने सबके सामने घोषणा की थी, अब भी उसकी यादों में ताज़ा था। उस दिन इरूनो एरिन को हवेली लेकर आया था और जैसे पहले से सब तय हो, उसे एक बड़ा कमरा दिया गया, और तब से हर दिन इरूनो खुद उसके लिए नाश्ता बनाता। आज भी इरूनो ने कहा, अब जब तुम उठ गई हो तो चलो नाश्ता करें। उसने मेज़ की ओर इशारा किया, आज मैंने ब्रेड और सूप बनाया है। एरिन की नज़र मेज़ पर गई। इतनी भव्य सजावट, यहाँ तक कि ब्रेड भी 2 अलग-अलग किस्मों में थी। सब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा था। फिर इरूनो ने मुस्कुराकर उसे अपने हाथों से खाना खिलाना शुरू किया। मैं 23 साल की आत्मा हूं और ये आदमी मुझे चम्मच से खिला रहा है। एरिन अंदर ही अंदर रो रही थी। बाहर से तो मुस्कान बनाए रखी, पर भीतर दबाव दोगुना हो गया था। इरूनो ने बड़े प्यार से पूछा, आज कुछ चाहिए तुम्हें? एरिन ने ब्रेड मुंह में रखते हुए सोचा, हर दिन ये यही पूछता है, क्या गिफ्ट देना चाहता है? वह सोचती, अगर कुछ चाहिए तो मुझे पैसे चाहिए, पर यह बोलना बहुत लालची लगेगा। फिर उसने धीरे से कहा, असल में मुझे एक अकाउंट चाहिए। इरूनो थोड़ा हैरान हुआ, अकाउंट? बैंक अकाउंट? एरिन ने उसकी आस्तीन पकड़कर कहा, हाँ, ये दुनिया अलग थी। बैंक को यहाँ मैजिक टॉवर कहा जाता था, एक जादुई किला, जहाँ पासबुक नहीं मिलती थी, बल्कि दुनिया का सबसे सुरक्षित लॉकर दिया जाता, जिस तक केवल वही पहुंच सकता था जिसके नाम पर अकाउंट होता। इरूनो आजकल इतना ध्यान दे रहा है जैसे मेरे लिए सितारे भी तोड़ लाएगा। लेकिन मुझे पता है, ये सब बस एक ड्रामा है, एक परफेक्ट प्ले जिसमें वो एक परफेक्ट पिता और मैं उसकी मासूम बेटी बनी हूं। लेकिन हकीकत में मैं उसके लिए बस एक प्यादा हूं। उसने ठान लिया था, कोई उम्मीद नहीं, कोई मांग नहीं, कोई शिकायत नहीं, बस चुपचाप वह दिन आने का इंतजार करना है जब मुझे निकाल दिया जाएगा। इरूनो ने उसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराते हुए कहा, खाता खुलवाना कोई मुश्किल नहीं है। सच में? एरिन के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। तो चलो अभी चलते हैं, इरूनो ने उसे उठाते हुए कहा और एक स्नेह भरी नजरों से उसकी ओर देखा। वे बाजार की ओर बढ़ चले। पहली बार हवेली से बाहर निकलकर एरिन के चेहरे पर चमत्कृत हंसी थी। ये तो उस फैंटेसी रोमांस नॉवेल जैसा है, उससे भी ज्यादा जादुई, वह सोचने लगी। इरूनो ने भी कहा, तुम्हें ये जगह पसंद आई, ये जानकर अच्छा लगा। फिर उसने खिलौनों की दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां टॉय स्टोर है, चलो देखते हैं। मुझे कभी कोई खिलौना मिला नहीं, जरूरत भी नहीं, बस अकाउंट काफी है, एरिन ने धीरे से जवाब दिया। पर इरूनो ने कुछ नहीं कहा, बस उसे उठाया और सीधे दुकान में घुस गया। मेरी बेटी समझदार है, लेकिन उसमें ये सपने कम हैं, यही मुझे चिंता देता है।
उसने दुकान में जोर से कहा। सभी चौंक गए। दुकानदार ने पूछा, कुछ चाहिए सर? इरुनो ने झट से 50 गोल्ड कॉइन की थैली उसकी ओर फेंकी। इस दुकान के सारे खिलौने बाहर लाओ। रुको! एरिन चिल्लाई, इतना सब जरूरी नहीं है। अगर पसंद नहीं आए तो फेंक देना, इरुनो ने शांत स्वर में कहा। तो क्या मैं खुद चुन सकती हूं? एरिन ने डरते डरते पूछा। तुम चुनो या मैं पूरा स्टोर खरीद लूं? इरुनो हंसा। एरिन दौड़ पड़ी। मैं अभी चुनती हूं। कई जादुई खिलौनों के बीच उसकी नजर एक टेडी बियर पर पड़ी। उसकी आंखें चमक उठीं। मैंने चुन लिया है, उसने कहा। सिर्फ एक? इरुनो झुका और कहा, बोर नहीं हो जाओगी? नहीं, मुझे ये बहुत पसंद है। ये बिल्कुल आप जैसा दिखता है पापा। इरुनो एक पल के लिए ठिठका, लेकिन फिर मुस्कुराया। मेरी बेटी को सिर्फ मुझ जैसे खिलौने पसंद हैं। लेकिन उसने तभी आदेश दिया, बाकी सब टेडी बियर जला दो। दुकानदार और एरिन दोनों सन्न। अब ये टेडी बियर सिर्फ तुम्हारे पास होगा, इरुनो बोला। एरिन का चेहरा पीला पड़ गया, फिर भी बोली, थैंक यू पापा। मीठी मलाई पर रखा हुआ रसीला चेरी। इरुनो एथेम ने बेहद नरमी से कहा, आओ जान, मुंह खोलो। एरिन ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ अपना मुंह खोला और चम्मच से वह मीठा कौर स्वीकार कर लिया। स्वादिष्ट? कौर निगलते ही उसने होंठ भींचे और उस मिठास को कुछ क्षणों तक महसूस करती रही। इरुनो ने हल्के से पूछा, अच्छा लगा? हाँ, एरिन ने जवाब दिया, बहुत अच्छा। लेकिन उसके शब्द हवा में अधूरे लटक गए। वह महसूस कर सकती थी कि लोग उनकी ओर अजीब निगाहों से देख रहे थे, खासकर ड्यूक मिरुएल एथेम की सख्त और झुलसाती नजरें। क्या मैं वाकई यहां बैठकर सबके सामने खाना खिला जाने लायक हूं? उसका मन कांप उठा। मैं यहां क्यों बैठी हूं और क्यों वो मुझे सबके सामने खिला रहा है? कमरे का माहौल भारी हो चला था। सिर झुकाए एरिन बस सोचती रही, काश ये सब एक सपना होता। एथेम परिवार की यह बैठक यूं तो हफ्ते में 2 बार होती थी। एक बहुत औपचारिक सभा जिसमें व्यापार, अनुबंध और सैन्य आपूर्ति जैसे बड़े बड़े विषयों पर चर्चा होती थी। न केवल नजदीकी परिवार के लोग बल्कि इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बैठे लोग और रिटेनर्स को भी इस मीटिंग में शामिल होना जरूरी था। यह वह समय था जब ड्यूक म्यूरियल ईथम सबसे ज्यादा सेंसिटिव थे, यहां तक कि गलत सांस लेना भी प्रॉब्लम बन सकता था। लेकिन तभी एक जोर का धमाका हुआ जब किसी ने मेज पर हाथ मारा। उसने दांत पीसे। इरुनो ईथम, तुम क्या कर रहे हो? इरुनो ईथम ने दोस्ताना ढंग से मुस्कुराया। मेरी बेटी पुडिंग खा रही है और मुझे इस मीटिंग में बैठना पड़ रहा है। ड्यूक म्यूरियल ईथम ने मन ही मन खर्च किया। उनका ओपोनेंट कोई मामूली नहीं था। ऐसा नहीं चल सकता, वरना ड्यूक से नफरत होने से पहले ही इरुनो एथम उसे छोड़ देगा। उसकी बेटी ने धीरे से कहा, ग्रैंडपा, फादर, मुझे और पुडिंग नहीं चाहिए। ड्यूक म्यूरियल ईथम ने एग्जास्परेशन में सिर्फ अपने माथे को मला। एरिन ने अपनी आंखें बड़ी की, अपनी क्यूटनेस से सबके दिल पिघलाते हुए, और आज्ञाकारी ढंग से बोली, एरिन बैड गर्ल नहीं बनेगी, एरिन गुड गर्ल बनेगी। तो प्लीज फादर पर और गुस्सा मत करो। ठीक है ग्रैंडपा। यह सुनकर ड्यूक म्यूरियल ईथम का स्टीली दिल भी पिघल गया। इतनी चतुर बच्ची और बोलने में भी माहिर। उसने आ भरी। ठीक है, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। चाहे तुम 10 या 20 पुडिंग्स खाओ, कोई बात नहीं, जितना चाहो खाओ। उसने देखा कि इरुनो एथम ने पीछे मुड़कर ब्राइटली मुस्कुराते हुए उसे पुडिंग खिलाया। हाँ, मेरी बेटी, सब खा ले। उसने अपने गुस्से को दबाया, सोचते हुए कि यह ब्राट ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब वह और परेशान नहीं होना चाहता था। उसने परमिशन दे ही दी थी। सामने रखा पुडिंग वाकई बहुत टेम्पटिंग था। एरिन ने रेजिस्ट नहीं किया और एक और बाइट लिया। उसने अपने छोटे से चेहरे को हाथों में लिया और चिल्लाई, इतना यमी। ड्यूक म्यूरियल ईथम और आसपास के लोग उसकी अडोरेबल हरकतों से मेस्मराइज्ड हो गए। मेन टॉपिक पर लौटते हुए ड्यूक म्यूरियल ईथम ने बगल वाले से कहा, ठीक है, इस बार दूसरे कंट्रीज को आर्म्स एक्सपोर्ट्स कैसे चल रहे हैं? वह आदमी चौंका। हाँ, मैंने सुना है कि ऑर्डर्स अभी भी पाइलअप हो रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल्स की कमी बनी हुई है। ड्यूक म्यूरियल ईथम ने फिर पूछा, ओपन पिट माइन की करंट सिचुएशन क्या है? एरिन को इन बातों से कोई मतलब नहीं था। वह सिर्फ अपने मुंह में पुडिंग पर फोकस थी। जितना गहरा खोदते हैं, क्वालिटी उतनी कम होती जाती है। प्रोडक्शन भी लिमिटेड है और एफिशिएंसी लगातार डिक्लाइन कर रही है। सबने उन दोनों की ओर नोटिस करना शुरू किया। इरुनो ईथम उस स्वीट मोमेंट में डूबा हुआ था। उसकी नजर और मुस्कान ने सबकी रीढ़ में सिहरन दौड़ा दी। हाँ, मेरी बेटी।
सबने नजरें फेर लीं। अब फादर और डॉटर पर अटेंशन नहीं दे रहे थे। क्या हेडेक है? न्यू मिनरल डिपॉजिट्स की सर्च कैसे चल रही है? एरिन, जो खा रही थी, रुककर सोचने लगी। रुको, फ्लोटिंग रॉक्स। ये फ्लोटिंग रॉक्स नॉवल में इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स में से एक हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, यह एक रिसोर्स है जो स्काई में तैरता है। स्पेसिफिकली एक डिसाइसिव इवेंट है जहां मेन फीमेल कैरेक्टर को माइन का एंट्रेंस मिलता है। वह जगह ड्यूक के टेरिटरी के पीछे का पहाड़ है। वहां क्यों? क्योंकि नॉवल की सारी लक मेन फीमेल कैरेक्टर पर सेंटर्ड है। लेकिन अब स्टोरी अलग है। मैं वो हूं जो इस नॉवल की इनसाइड स्टोरी समझती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, मुझे कुछ एडवांटेजेस चाहिए। स्पेशली मैं चुपचाप नहीं बैठ सकती और इरुनो ईथम और मेन फीमेल कैरेक्टर को एक साथ खुश देख नहीं सकती, जो मुझे बिना सोचे छोड़ दें। उसने इसे सेल्फ प्रेजर्वेशन मेजर माना अगर इरुनो ईथम फिकल हो गया। हालांकि मुझे फ्यूचर में आने वाली मेन फीमेल कैरेक्टर के लिए थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन मैं सिर्फ यही एक चीज ले रही हूं। एरन ने प्रिटेंड किया और पूछा, फादर, फ्लोटिंग रॉक्स क्या हैं? इरुनो ईथम ने नॉलेजेबल ढंग से समझाया, ये यूजलेस रॉक्स हैं जो स्काई में तैरते हैं। उसके हाथ ने मैजिक का फ्लो बनाया। एक ब्लू स्टोन का शेप बना। उसने कहा, ऐसा अगर इसमें थोड़ा आयरन मिक्स कर दो तो वेपन्स का वेट कम हो सकता है। एरन ने इसे देखा लेकिन इनोसेंटली सिर हिलाया। समझी। नॉवल को समझने वाली रीडर के तौर पर उसने मन ही मन स्नीयर किया। यूजलेस रॉक्स। कुछ समय बाद ये वॉर का टाइड बदल देंगे और रेवोल्यूशन लाएंगे। वैसे ये दिखते कैसे हैं? उसने कहा, मैंने स्काई में छोटे छोटे स्टोन्स उड़ते देखे। ड्यूक म्यूरियल ईथम और आसपास के लोग थोड़ा स्टंड हो गए। फिर उसने फिर से मेज पर जोर से हाथ मारा। इस बार फोर्स इतना था कि मेज क्रैक हो गई। उसने पूछा, तुमने क्या कहा? मीटिंग पूरी तरह इंटरप्ट हो गई क्योंकि मेज उनकी आंखों के सामने टूट गई थी। सब स्टार्टल्ड होकर पीछे हटे ताकि गिर न जाएं। सिर्फ इरुनो ईथम ने अपनी छोटी बेटी को स्टेडी पकड़ रखा था, जैसे कोई पहाड़। हालांकि ड्यूक म्यूरियल ईथम बहुत एंग्री थे, फिर भी उन्होंने धीरे धीरे हर शब्द कहा। तुमने अभी कहा कि तुमने स्काई में रॉक्स उड़ते देखे ना? इरुनो ईथम ने भी एरन की ओर देखा। उसकी आंखें गहरी थीं। वह डरते हुए सोचने लगी, जैसा एक्सपेक्टेड था, ड्रैगन ब्लड वाकई एक्स्ट्रॉर्डनरी है। सिर्फ एक पंच से बड़ी हैवी मेज 2 टुकड़ों में टूट गई। एक सर्वेंट आगे आया और पूछा, मिस, क्या आपने सचमुच फ्लोटिंग रॉक्स देखे? कहां देखे? हर कोई उसे घेर कर लगातार सवाल पूछने लगा। वह कोई टॉय तो नहीं था? अब बता सकती हो? तुम्हें याद है कौन सा माउंटेन था? 10 कदम। अचानक सब पीछे धकेल दिए गए। इरुनो ईथम की आंखें और आवाज तुरंत ठंडी हो गईं। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सब मेरी बेटी से बात करते समय यह डिस्टेंस रखें। जो लोग अभी उत्साह में थे, वे सिर्फ सिर झुकाकर अपनी आंसुओं को पोंछ सके। हम माफी मांगते हैं सर। ड्यूक म्यूरियल ईथम ने उन अनोइंग लोगों को धकेला और एरन से पूछा, डार्लिंग, तुम्हें पता है तुमने कहां देखा था? एरन ने चतुराई से जवाब दिया, हां, आप किस जगह की बात कर रहे हैं? एरन ने उसे देखा और कहा, हमारे पीछे का माउंटेन। ड्यूक म्यूरियल ईथम स्टन्ड हो गए और फिर पूछा, हमारे पीछे कौन सा माउंटेन? एरन ने खिड़की की ओर इशारा किया। बाहर एक ऊंचा, पेड़ों से ढका माउंटेन दिख रहा था। उसने कहा, वहां। ड्यूक म्यूरियल ने उस डायरेक्शन में देखा जिसमें उसने इशारा किया। उसके चेहरे पर डाउट का हिंट था। तुम कह रही हो कि ड्यूक के मैंशन के पीछे के माउंटेन पर फ्लोटिंग रॉक्स हैं? एरन ने पुष्टि की, हां। कमरे में लोग आपस में डिस्कस करने लगे। अगर वह माउंटेन है तो क्या वह किसी और तरह के रॉक्स से कंफ्यूज हो सकती है? पास में किसी ने कहा, फिर भी हमने कभी अपने पीछे के माउंटेन की इन्वेस्टिगेशन नहीं की, यह फैक्ट है। एक और शख्स ने अपनी ठुड्डी सहलाते हुए सोच में डूबकर कहा, यह इमेजिन करना मुश्किल है कि वहां फ्लोटिंग रॉक्स हों। ड्यूक म्यूरियल ने बगल वाले को इंस्ट्रक्ट किया, समझा, चेक करने में कोई नुकसान नहीं। जा और कंफर्म करो। दूसरे ने जवाब दिया, हां। इरुनो ईथम ने एरन को उठा लिया। वह अभी भी सबकी डिस्कशन पर अटेंशन दे रही थी। उसने अपनी छोटी बेटी के सिर पर हाथ फेरा। उसकी नजर हमेशा की तरह जेंटल थी। कितना अमेजिंग है, उसने कहा। उसने अपनी बाहों में प्यारी सी बच्ची को देखा। मेरी छोटी प्रिंसेस को इतनी सारी चीजें कैसे पता? अचानक किसी ने जोर से पुकारा, ड्यूक, योर ग्रेस। ड्यूक म्यूरियल पलटे और पूछा, यह सब हंगामा क्या है? वह शख्स एक कागज पकड़े कुछ रिपोर्ट कर रहा था। वह ड्यूक के पास आया और विस्पर्ड। ड्यूक म्यूरियल की आवाज अचानक धीमी हो गई।
वह चाइल्ड डॉटर वहां है। फिर वह मुड़े और चले गए। आज की मीटिंग यहीं खत्म होती है। कमरे में विस्पर्स फैल गईं। क्या हुआ? एरन ने भी सिचुएशन को ऑब्जर्व किया। उसे समझ नहीं आया। ड्यूक का कॉम्प्लेक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं था। क्या उन्होंने मेज को 2 टुकड़ों में टूटते देखा? उसने सोचा, क्या हो सकता है? उसने मेन फीमेल कैरेक्टर के ब्यूटीफुल चेहरे को अचानक पैनिक्ड होते हुए इमेजिन किया। मेन फीमेल कैरेक्टर उसकी सोच से कहीं ज्यादा जल्दी आ गई थी। ओरिजिनल स्टोरी में जब बिलवेड मेन फीमेल कैरेक्टर आई थी, एरन इरुनो एथम की बाहों में सिकुड़ गई थी, एंग्शियसली अपनी नेल्स चबाते हुए। उसने सोचा, फिर मैं जल्दी ही भुला दी जाऊंगी। उसके फादर की आवाज ने उसे रियलिटी में वापस लाया। डार्लिंग, तुम्हारे छोटे से दिमाग में कभी कभी क्या चलता है? इरुनो ईथम ने कैजुअली अपनी खाली पुडिंग कप को पास के किसी को थमा दिया। उसने पूछा, क्या है? उसने बस कहा, देर हो रही है। इरुनो एथम भी जाने के लिए मुड़ा। कल मैं तुम्हें किसी से इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं। एरन ने हेजिटेंटली पूछा, इंट्रोड्यूस? इरुनो ईथम ने उसे देखकर मुस्कुराया। तुम जल्दी जान जाओगी। बाहर से एरन ने ब्राइट स्माइल बनाए रखी, लेकिन अंदर ही अंदर उसने सोचा, मुझे सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी इस बात की है कि तुम क्या सोच रहे हो। रात हो गई। इरुनो ईथम फिर से उसके बिस्तर के पास बैठा और उनके बालों पर हाथ रखे। पुडिंग अच्छा था? उसने मुस्कुराकर कहा। हां, बहुत अच्छा था। उसने सैटिस्फैक्शन से जवाब दिया। अगर और चाहिए तो बस बोल देना। काफी है। एरन के मन में ढेर सारे थॉट्स उमड़ रहे थे। यह प्ले अब लगभग खत्म हो चुका है। जैसा मैंने प्रिडिक्ट किया था, मेन फीमेल कैरेक्टर के अपीयरेंस के साथ सब कुछ अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लौट जाएगा और मैं सपोर्टिंग कैरेक्टर की रोल में वापस चली जाऊंगी। लेकिन मैं तैयार हूं। मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। इरुनो ईथम ने उसे सूद किया। गुड नाइट डार्लिंग। एरन ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, गुड नाइट फादर। उसके दिल में वह क्लियरली समझ रही थी कि एक दिन आएगा जब वह उसके प्रति इंडिफरेंट हो जाएगा। इरुनो ईथम वह स्माइल सिर्फ मेन फीमेल कैरेक्टर को देगा। उसने रेजोल्यूटली सोचा, मैं एब्सोल्युटली उससे क्लिंग नहीं करूंगी। एरन ने सामने की बड़ी मैंशन को देखा और एक्साइटेडली पूछा, फादर, क्या यह बड़ा घर सचमुच मेरा होगा? इरुनो ने तुरंत जवाब दिया, हां बेटी, यह स्पेशली तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और भी यहां डजन्स ऑफ सर्वेंट्स होंगे, जिनमें एक बटलर और एक हेडमेड शामिल हैं। यह सुनकर एरन ने खुशी से अपने हाथ जोड़े और चीयर्ड। वाह, फादर सबसे बेस्ट हैं। फिर इरुनो ने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और उसे थमाते हुए कहा, और यह भी। इरुनो ने डार्कली मुस्कुराकर कहा, 1 मिलियन रोस्ट, जैसा अग्रीड था। उसकी शार्प नजर सीधे एरन की ओर थी। फिर उसने कहा, फिल्थ, अभी यहां से निकल जाओ। उसके आउटस्ट्रेच्ड हाथ डर से पीछे हट गए और वह कांपते हुए बोली, क्या? सामने ठंडे इंसान को देखकर उसने डेस्परेटली कहा, फादर फादर, क्या हो रहा है? फिर उसके आउटस्ट्रेच्ड हाथ लिजर्ड हैंड्स में बदल गए। उसने डाउटफुली कहा, इरुनो ने कोल्डली जवाब दिया, अगर मुझे पता होता कि तुम फिल्थी रेप्टाइल हो। उसके दिमाग में डरते हुए विचार आया। फिर उसने अपना हाथ उठाया और देखा। इरुनो ने तुरंत उसे बाहर फेंकने का ऑर्डर दिया। एक केज में बंद एरन कॉम्प रही थी और सोच रही थी, नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं। एरन उस नाइटमेयर से चौंक कर जागी। यह एक सपना था, रियल नहीं। एरन ने बगल में देखा। उसके माथे पर पसीना था। खिड़की से बाहर मूनलाइट को देखकर उसने धीरे से कहा, यह एक नाइटमेयर था। अगले दिन माइला उसे अडोरेबली देख रही थी, मुस्कुराकर बोली, जैसा एक्सपेक्टेड था। आज एरन एक सुपर अडोरेबल ड्रेस पहने थी। उसके बालों में बटरफ्लाई रिबन भी था। एरन को देखकर माइला खुशी से बोली, मिस, आप जो भी पहने लवली लगती हैं। एरन ने शाइली पूछा, क्या यह ठीक है? माइला ने तुरंत जवाब दिया, बिल्कुल ठीक है। एरन ने माइला के बारे में सोचा, जबकि मेड उसकी तारीफ करती रही, कह रही थी कि वह कितनी वंडरफुल है और सारे कपड़े स्पेशली उसके लिए तैयार किए गए हैं। उसे देखकर एरन ने वरिडली सोचा, नो वंडर इस मैंशन में आने के बाद से वह ज्यादा एम्बिशियस लग रही है। यह जरूर मनी की वजह से है। वेल, मनी टॉक्स। बाहर से खटखट की आवाज आई और एरन ने पलटकर देखा। फिर उसने अपनी स्कर्ट उठाई और दरवाजे की ओर दौड़ी, जाते हुए बोली, हाँ, मैं खोलती हूं माइला। माइला ने हाथ हिलाया और कहा, मैं जा सकती हूं मिस। एरन ने अपने स्टफ्ड टाइगर को गले लगाया और बिना पलटे बस कहा, मैं आ रही हूं। उसने सोचा, फादर पहले से यहां हैं। वह खुशी से मुस्कुराई और दरवाजा खोला। मैं आ रही हूं फादर।
दरवाजे पर उसके फादर नहीं बल्कि उसके 2 बड़े भाई थे। रेड हेड बड़ा भाई ने हाथ बांधे और कहा, यह छोटी है ना? उसके बगल में ब्लैक हेड भाई ने जवाब दिया, हाँ, ये एरन है। वे बोले, करीब से देखो, ये वाकई छोटी बच्ची है। ठीक है, तैयार हो? एरन अभी भी डेज थी, सोच रही थी कि ये 2 बच्चे इरुनो के बेटे कालानेथम और किलियानेथम। रेड हेड लड़के को देखकर उसने सोचा, यह मेरा बड़ा भाई कालानेथम है। वह अपना सिर खुजलाते हुए बोला, जीज, फादर ने अचानक कहा कि किसी लड़की को लाओ। वह सोचती रही, यह हॉट हेडेड बच्चा है, जल्दी गुस्सा हो जाता है और रिलेटिवली बेलिजरेंट है। बड़ा होकर यह इस दुनिया के फ्यू आर्चमेजेस में से एक बनेगा। उसके बगल में ब्लैक हेयर्ड लड़के को देखकर उसने सोचा, यह मेरा छोटा भाई किलियानेथम है। वह एंग्शियसली कह रहा था, भाई। बड़ा भाई बोला, हाँ हाँ, मुझे पता है। वह सोचती रही, इसका पर्सनैलिटी जेंटल है और सोर्ड्समैनशिप में एक्सट्रीमली हाई टैलेंट है। यह अपीयरेंस और पर्सनैलिटी दोनों में इरुनो से मिलता है। कालानेथम बोला, वैसे भी चलो, फादर इंतजार कर रहे हैं। एरन ने जवाब दिया, ओह हाँ। हॉलवे में दोनों आगे आगे चले और एरन अपनी छोटी टांगों के साथ उनके पीछे दौड़ी। चलते हुए उसने पिछले रात के सपने के बारे में सोचा। वह सपना, आखिरकार यह कोई ऑर्डिनरी सपना नहीं था। इरुनो की ग्लूमी और फ्राइटनिंग इमेज उसके दिमाग में उभरी। उसने सोचा, जैसा सपने में था, इरुनोधम को रेप्टाइल से सचमुच नफरत है। ओरिजिनल वर्क में भी यह कई बार मेंशन था। तो यह जानकर कि वह लिजर्ड बीस्किन है, एरन ने वरिडली सोचा, जैसा एक्सपेक्टेड था। मुझे जल्दी से कुछ सिक्योर करके यह जगह छोड़नी होगी। केज में बंद होने का विचार उसके दिमाग में आया। दौड़ते हुए उसने सोचा, हाँ, ये इतनी तेजी से क्यों चल रहे हैं? उसने पुकारा, अरे भाइयों, धीरे चलो, तुम बहुत फास्ट जा रहे हो। दोनों पलटे और ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ उसे देखा। वह रुक गई। कालानेथम बोला, यह क्या नजर है? क्या तुम हमें ग्लेयर कर रही हो? लेकिन फिर उसने स्कॉफ किया और बोला, इतना स्टूपिड होने से क्या फायदा? हमारे पेरेंट्स के लिए शेम है कि तुम्हें जन्म दिया। यह सुनकर एरन ने सिर झुका लिया, फिर बोली, हाँ, कुछ नहीं, मैं ठीक हूं। बस मैं धीरे चलती हूं, तो तुम दोनों आगे जाओ। कलान उसके पास आया और बोला, अरे एरन। वह अभी भी डर के मारे ऊपर देखने से डर रही थी, लेकिन कलन ने हाथ बढ़ाया। एरन ने डरते हुए आंखें बंद कर लीं, सोचते हुए, फिर से नहीं, मुझे मार खाना पसंद नहीं। कालान ने बस जेंटली उसके सिर पर थपकी दी और बोला, अगर तुम कीप अप नहीं कर सकती तो बोल देना चाहिए। फूलिशली हमारे पीछे क्यों भाग रही हो? फिर कालान झुका और बोला, मैं तुम्हें कैरी करूंगा, चिंता मत कर। अरे किलियन, उसने टेडी बेयर उठाया। किलियन पास आया और उसके बगल में झुका, जेंटली बोला, एरन, मैं तुम्हें कैरी करूंगा, चढ़ जाओ। एरन ने जवाब दिया, मैं हैवी हूं। किलियन ने तुरंत कहा, मैं तुम्हें अपनी बाहों में भी कैरी कर सकता हूं, जल्दी कर। एरन अभी भी थोड़ा हेजिटेटेड, हॉलवे में आ रही सनलाइट को देखते हुए। वह एंग्शियसली सोचने लगी, आखिरकार मुझे कैरी किया जा रहा है, भले ही यह सिर्फ 5 साल की बॉडी हो, लेकिन अपने नेफ्यू से कैरी होना। अचानक कलान बोला, अरे, मैं तुम्हें एडवाइस देता हूं, फादर को ज्यादा विन ओवर करने की कोशिश मत कर, उन्हें ऐसे जोक्स खेलना बहुत पसंद है। एरन ने उसे सीरियसली देखा, फिर उसने कंटिन्यू किया, फादर जो भी करें, मुझे होप है कि यह तुम्हें ज्यादा हर्ट नहीं करेगा। उसने सोचा, क्या हो रहा है? कालान अनएक्सपेक्टेडली काइंड है। कैलन ने कहा, तो ज्यादा चिंता मत कर। उसने जवाब दिया, मुझे भी पता है कि फादर मुझे लाइक नहीं करते। कैलान हैरान हुआ, हाँ, तुम्हें पहले से पता था। इस समय तक वे पहुंच चुके थे। वह दौड़कर गई, बोली, ठीक है। फिर पलटकर उसने अपने मुंह पर हाथ रखा। मेरे पास भी एक सीक्रेट है, तुम्हें पता है। उसकी अडोरेबल हरकत देखकर वह ब्लश कर गया और उसने सामने का दरवाजा धकेला। अंदर एरुनोधम इंतजार कर रहा था। उसने पुकारा, फादर। उसकी आवाज सुनकर वह पलटकर देखने लगा। एरुनोधम ने पूछा, अच्छे से सोई मेरी बेटी? एरन उसके पास दौड़ी और जवाब दिया, हाँ, मैंने आपको बहुत मिस किया। उसके 2 भाई पीछे पीछे आए। एरन अब अपने फादर की बाहों में थी। एरुनोधम ने कहा, तुम दोनों का शुक्रिया जो अपनी बहन को यहां लाए। तुमने मेहनत की। दोनों खामोश रहे, अपने फादर की नजरों से बचते हुए। यह देखकर उसने पूछा, क्या हुआ? अपनी बहन के साथ कुछ गड़बड़ है? उन्होंने एक साथ जवाब दिया, नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं है। कालानेथम, जो फ्राइड एग काट रहा था, बोला, सुना है हेड ऑफ द फैमिली अचानक मैंशन छोड़कर चला गया। एरुनोथम ने जवाब दिया, हाँ,
लगता है उसे मेरी बहन की बेटी मिल गई है। कलानेथम हैरान हुआ। आपकी बहन, जो पहले घर छोड़कर चली गई थी? एरोनोथम ने एरन की गाल को पिंच्ड किया और जवाब दिया, हाँ वही। फिर उसने पूछा, तो मेरी बेटी, तुम्हें वो टेडी बेयर पसंद है? एरन ने तुरंत अडोरेबली जवाब दिया, हाँ ये बहुत क्यूट है। एरन खुशी से बोली, ये इतना सॉफ्ट और वार्म है। मैं इसे सोते वक्त हग करती हूं। थैंक यू फादर इस अडोरेबल टेडी बेयर के लिए। यह सुनकर एरोनोथम खुश हुआ। उसने उसके सिर पर थपकी देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसकी अंगूठी अचानक रेड हो गई। रिंग ने कुछ तरह की एनर्जी इमिट की। उसने पेन्ड ग्रोन किया और टेडी बेयर फर्श पर गिर गया। अपना सिर रगड़ते हुए उसने कहा, कलान, किलियन, एरन को यहां से जल्दी ले जाओ। किलियन डर से चिल्लाया, फादर। एरोनोथम ने तुरंत चिल्लाकर कहा, जल्दी। इस बीच एरन फर्श पर बैठी थी, टेडी बेयर के सहारे। उसने सोचा, मैं भूल गई। कलान और किलियन उसके पास आए और बोले, एरन हमें अभी जाना होगा। वो ब्लैंकली एरोनोथम को देख रही थी, जो दर्द में अपना सिर पकड़े हुए था। उसने सोचा, यह एथेम फैमिली का सीक्रेट है। एक्सेसिव मैजिकल पावर की वजह से उन्हें कभी कभी मर्डरस इंटेंट का सर्ज होता है। यह फिनोमिनॉन रैम्पेज कहलाता है। अब तक एरोनोथम रैम्पेज में कंट्रोल खो चुका था। कमरा अस्त व्यस्त था और वह अभी भी एगनी में सिर पकड़े हुए था। उसके शरीर से पसीना बह रहा था। वह डिस्कम्फर्ट में ग्रोन कर रहा था। एरन ने सोचा, मुझे यकीन नहीं होता कि रैम्पेज हो रहा है। मैंने नॉवल में इसके बारे में क्लियरली पढ़ा था। मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? एरोनोथम का रैम्पेज। मैजिक सप्रेसिंग ज्वेलरी के बावजूद वह कभी कभी कंट्रोल खो देता है। डाइनिंग टेबल की इमेज उसके दिमाग में कौन थी? वह सोचती रही। एक दिन ग्रीन हाउस में फैमिली के साथ डाइनिंग करते वक्त डाइनिंग टेबल कियोटिक हो गया। सर्वेंट्स हर जगह पड़े थे। वह आगे सोचती रही। फिर अचानक वह रैम्पेज में कंज्यूम हो गया और उसने डजन सर्वेंट्स को मार डाला। इस हॉरिफिक इवेंट का सामना करते हुए ड्यूक मिरुएलेथम गुस्से में था। उसने एरोनोथम को कुछ समय के लिए रिपेंट करने का ऑर्डर दिया। एरोनोथम के इम्प्रिजन्ड होने की इमेज उभरी। उसने डरते हुए सोचा, वह दिन आज है। रियलिटी में वापस एरन के साथ बैठा कैलेनीथम एंग्शियसली बोला, किलियन, जाओ और सबको इवैक्यूएट करने को कहो। मैं एरन को यहां से ले जाऊंगा। किलियनथम ने तुरंत जवाब दिया, तुम भी केयरफुल रहना। एरन ने सोचा, क्या हम फादर को ऐसे ही छोड़ देंगे? एरोनोथम को फर्श पर दर्द में सिर पकड़े देखकर उसने सोचा, लेकिन फादर सफरिंग में है। कोई वे जरूर होगा। ट्राई टू रिमेंबर। कम ऑन, कोई सोल्यूशन तो होगा। सीन उसके थॉट्स में शिफ्ट हो गई। कैलेनेथम ने कहा, मदर को इसके बारे में पता था ना? वार्मेस्ट प्लेस में एक ट्री उसके सामने उभरा। जायंट ट्री की छांव में, जैसे कोई ब्लैंकेट, एक प्लांट उगा था। सक्सेस, किलियन, यही है। हमने फाइनली इसे ग्रो कर लिया। कैलेनेथम मुस्कुराया। उसके हाथ में मेडिसिन की बॉटल थी। रैम्पेज को सूद करने वाली मेडिसिन। एरन की आंखें चमक उठीं। बस यही है। फिर उसने कहा, भाई सॉरी। कैलेनेथम, अभी भी कंफ्यूज्ड, बोला, हाँ? फिर वह दौड़ पड़ी। कैलेनेथम ने वर्डली पुकारा, अरे कहां जा रही हो? उसकी छोटी सी फिगर को दरवाजे की ओर दौड़ते देख कैलेनेथम चिल्लाया, अकेले जाना डेंजरस है। एरन ने दौड़ते हुए सोचा, मुझे पता है यह क्रेजी है, लेकिन अगर फादर को रिपेंट करने के लिए ले जाया गया तो मेरा मनी, मेरा आइलैंड और ह्यूज हाउस, मेरे सारे एसेट्स हवा में उड़ जाएंगे। सब कुछ खोने के विचार से एरन की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचती रही, और यह ड्रीम लाइक प्ले इतनी जल्दी खत्म हो गया, मुझे यह पसंद नहीं। उसकी नजर सेटल हो गई। उसने सोचा, वहां उसकी आंखों के सामने एक तरह का रेड फ्रूट था। उसने सोचा, वार्मेस्ट प्लेस में, जायंट ट्री की छांव में, वह रेड फ्रूट। उसने नॉवल के डिटेल्स याद किए। इस पल कैलन एक रेड फ्रूट वाले ट्री के पास पहुंच रहा था। बोला, हम वाकई फूल्स हैं। यह इतना करीब था, फिर भी हमें पता नहीं था। किलियन ने तुरंत जवाब दिया, हाँ। कैलन ने कंटिन्यू किया, मुझे लगा यह फादर के ग्रीन हाउस में था। यह न केवल ईयर राउंड फ्रूट देता है, बल्कि वेदर हमेशा अर्ली समर जैसा रहता है। नो वंडर मदर को पता था, लेकिन उसने ट्री के ट्रंक को छुआ। बोला, शायद मदर हमें गिफ्ट देने की कोशिश कर रही थी। रियलिटी में वापस एरन ने ट्री के ट्रंक को छुआ। उसने सोचा, उस मेडिसिन का मेन इंग्रेडिएंट रैम्पेज को सूद कर सकता है। ऐसा सोचते हुए उसने एक बैग निकाला। अंदर वे जूल्स थे जो उसने लंबे समय से अक्यूमुलेट किए थे। उसने पेंसिवली चमकते गोल्ड के बैग को देखा। फिर उसने रेजोल्यूटली उसे जमीन पर उड़ेल दिया।
सोचते हुए कि वह बाद में इसे लेने आ सकती है। वह टिप्टो पर खड़ी होकर फ्रूट तोड़ने लगी, एंग्शियसली सोचते हुए इस ट्री के बारे में। इसमें बहुत थॉर्न्स होंगे, मुझे बहुत केयरफुल रहना होगा। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसका हाथ एक थॉर्न से चुभ गया। वह चिल्लाई, आउच। अपनी ब्लीडिंग फिंगरटिप को देखकर उसने हाथ भींच लिया, डिटरमिन्ड। जमीन पर वे जेम्स एंड गोल्ड एंड सिल्वर थे जो उसने अभी उड़ेल दिए थे। उसके हाथ में रेड फ्रूट से भरे बैग को देखकर वह जॉयफुली सोचने लगी, सक्सेस। फिर उसने बैग को टाइटली बांधा, सोचते हुए मुझे जल्दी वापस जाकर फादर को खिलाना होगा। अचानक एक चीख गूंजी जिसने उसे स्टार्टल कर दिया। वह वरिडली खड़ी हो गई। चीख डाइनिंग रूम से आई थी। इस पल डाइनिंग रूम में एक सर्वेंट को चोक्ड किया जा रहा था। वह सांस लेने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। इरुनोथेम उस सर्वेंट को हवा में उठाए हुए था। सर्वेंट वीकली बोला, हाँ, हेल्प मी। इस पल एरिन ने दरवाजा धकेला और पुकारा, फादर। पुकार सुनते ही इरुनोथेम ने सर्वेंट को जमीन पर फेंक दिया। फिर वह उसकी ओर चला। इरुनोथेम स्ट्रॉन्ग किलिंग इंटेंट रेडिएट करते हुए बोला, सबको क्रश कर दो। एरिन डरते हुए फ्रूट का बैग पकड़े रही। इरुनोथेम के ब्लडी हैंड को देखकर उसने अपने होठ काटे, सोचते हुए नहीं। उसने फिर सोचा। इस पल सबसे ज्यादा सफरिंग करने वाला इरुनोथेम था। मैं उसे सेव करना चाहती हूं, अपनी पास्ट लाइफ में उसी तरह ट्रीट किए जाने की याद करके। उसने सोचा कि अबैंडन होना सबसे अनकंफर्टेबल फीलिंग है, क्योंकि यह सबसे ट्रैजिक और वर्स्ट चीज है। यह सोचते हुए वह इरुनोथेम के पास गई, पुकारते हुए, फादर। टेडी बेयर जो अनरावल हो रहा था अब एक कोने में अबैंडन पड़ा था। एरिन डिटर्मिन्ड थी कि वह अपने फादर को सेव करेगी। कैलानेथेम हर जगह एरिन को सर्च कर रहा था। फिर उसने दरवाजा धकेला, चिल्लाते हुए, अरे तुम कहां जा रही हो एरिन? कैलानेथेम के सामने एरिन को उनके फादर ने चोक किया हुआ था। वह चिल्लाया, एरिन। एरिन इस पल बहुत अनकंफर्टेबल थी। उसका हाथ अभी भी फ्रूट का बैग पकड़े था। फिर उसने इरुनोथेम के हाथ को जोर से काटा। एरिन इरुनोथेम की ग्रास्प से फ्री हो गई। उसकी ओर उछलते हुए उसने बैग में हाथ डाला और फ्रूट निकाला। इरुनोथेम ने ग्रोन किया। फिर उसने इरुनोथेम का कॉलर पकड़ा। कई फ्रूट्स सीधे उसके मुंह में ठूंस दिए, बाकी इधर उधर बिखर गए। इरुनोथेम ने एक फ्रूट को काटा, जूस उसके मुंह में बह गया। वह बहुत सरप्राइज था। इसके बाद इरुनोथेम फर्श पर कोलैप्स हो गया। एरिन ने सोचा, अब समय है। वह जल्दी से दौड़ी और इरुनोथेम पर बैठ गई, दोनों हाथों से उसका मुंह ढक दिया। इरुनोथेम धीरे धीरे वीकन हो गया, बोला, हाँ, मुझे नहीं पता। उसका उठा हुआ हाथ धीरे धीरे गिर गया। ब्लैक ऑरा धीरे धीरे गायब हो गया। फिर इरुनोथेम मोशनलेस पड़ा रहा। एरिन खुशी से सोचने लगी, यह वर्कड, जल्दी, कुछ और बचा है। उसने नीचे गिरे फ्रूट्स को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। आंसू उसके चेहरे पर बह रहे थे। वह सोच रही थी, एंग्री लोग डरावने हैं, इतने डरावने। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह रोते हुए फ्रूट्स इकट्ठा करती रही। मैं इसे फिर से नहीं देखना चाहती, उसने सोचा। इरुनोथेम का हाथ एरिन के छोटे स्क्रैच्ड हाथ को पकड़ लिया जो गिरे हुए फ्रूट उठा रही थी। एरिन, उसने पुकारा। वह पलटकर उसे देखने लगी। उसने जेंटली मुस्कुराया, उसका हाथ पकड़े हुए। एरिन की आंखें चमक उठीं, फिर से आंसू छलक आए। कांपते हुए उसने कहा, फादर प्लीज गुस्सा मत हो, मुझे डर लगता है। एरिन अच्छी बनेगी तो प्लीज मुझ पर और गुस्सा मत करो। उसने इरुनोथेम को टाइटली गले लगाया, सॉबिंग। उसने जेंटली उसे एम्ब्रेस किया। मैं तुम पर एंग्री कैसे हो सकता हूं? इरुनोथेम ने सॉफ्टली कहा, अब सब ठीक है मेरी बेटी। उसने उसके सिर पर थपकी दी। बस बस शांत हो जाओ। एरिन की आंखें ड्रूप करने लगीं। मेरी आंखें हैवी हो रही हैं, उसने मर्मर्ड। फादर, टेडी बेयर। टोर्न सीम्स और स्पिलिंग स्टफिंग वाले टेडी बेयर को देखते हुए उसने कहा, यह ब्रोकन है। फिर उसने ब्लिंक्ड। हाँ, चलो इसे चेक करते हैं। लेकिन उसकी आंखें हैवी लग रही थीं, जैसे वेटेड डाउन हो, और वह उन्हें और नहीं खोल सकी। धीरे धीरे वे बंद हो गईं। एक आवाज गूंजी, एरू, तुम्हें पता है, बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं। चाहे तुम कितने फ्राइटनिंग हो, क्योंकि तुम उनके फादर हो, वे तुम्हें कभी लव करना बंद नहीं करेंगे। चाहे तुम कुछ भी करो, बच्चे हमेशा। महिला के बोलने से पहले इरुनोथेम बोला, नॉट बैड, तुम सर्टनली डिफरेंट हो, ऐसे फूलिश थॉट्स। महिला ने तुरंत हफ किया, अरे मुझे इंटरप्ट मत करो, मेरी बात एंड तक सुनो। इरुनोथेम ने जैसे सुना ही नहीं, अपनी बुक में एनग्रोस्ड था। वह कंटिन्यू करती रही, चाहे तुम क्राइम करो, चाहे तुम विकेड हो, वे सिर्फ तुम में अच्छाई देखते हैं। जब तुम ऐसे बच्चों से मिलते हो, तुम डेफिनेटली चेंज हो जाओगे।
इरुनोधम ने तुरंत जवाब दिया, डालिया, मैंने तुम्हें कई बार कहा है, तुम्हारा वह एक्सेसिव आइडियलिस्टिक रोमांटिसिज्म। डालिया ने इरिटेबली कहा, हाँ, ये इतना फ्रस्ट्रेटिंग है। ऐसे समय में डॉटर्स सबसे बेस्ट होती हैं। मैन अपनी डॉटर्स के लिए सॉफन हो जाते हैं ना। इरुनोधम ने प्रॉम्प्टली जवाब दिया, हमारे पास अब इनफ बच्चे हैं, 3 काफी हैं। उसका मूड तुरंत सॉफन हो गया। अपनी बेली रगड़ते हुए उसने कहा, इसलिए मुझे होप है कि यह एक लड़की होगी, फिर तुम इमीडिएटली समझ जाओगे। इस दुनिया में कोई होगा जिसे तुम हेल्प नहीं कर सकते बट लव करोगे। यह बच्चा शायद तुम्हारी पूरी वर्ल्ड बदल दे। वह जेंटली मुस्कुराई और कंटिन्यू किया, तुम और लोनली भी नहीं रहोगे। वह महिला जो अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने से पहले इतनी फ्रैंकली बोली थी, इस दुनिया को पहले छोड़ गई। प्रेजेंट में वापस कैलन एथम एंग्शियसली इरुनोथम के पास दौड़ा। फादर, आप ठीक हैं? उसने पूछा। इरुनोथम ने एरिन की नोज पर हाथ रखा। थैंकफुली वह सीरियसली इंजर्ड नहीं थी, उसने सोचा। डोरवे से एक स्क्रीम गूंजी। हाँ, यह एक मेड की टेरिफाइड चीख थी। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा। कैलन एथम ने एंग्रीली कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फादर के प्रति डिसरिस्पेक्टफुल होने की? मेड जल्दी से भाग गई। इरुनोथम ने कामली कहा, छोड़ दो, इट्स ऑल राइट सन। स्कैटर्ड बिलोंगिंग्स को देखकर इरुनोथम ने सोचा, हाँ, ऐसा ही यूजुअली होता है। मेड की फ्राइटेंड आंखों को याद करके उसने सोचा, उन आंखों में प्रेजुडिस झलकता था, फियर से भरी आंखें, सरवाइव करने के लिए भागना। एक बार रेज शुरू हो जाए, इसे रोकने का सिर्फ एक वे है। टेडी बेयर को क्रश करने वाली स्टैच्यू की इमेज इरुनोथम के दिमाग में कौन थी? कोई ओवरवेलमिंग पावर वाला जो रैम्पेज में डूबे इंसान से भी ज्यादा पावरफुल हो, फोर्स से उसे सप्रेस करेगा। हालांकि उसे डिफीट करने वाला सिर्फ ड्यूक मेरुएलेथम हो सकता था, लेकिन हेड ऑफ द फैमिली यहां नहीं था। इरुनो के मेल सर्वेंट को स्ट्रैंगल करने की इमेज उभरी। कोई उसे स्टॉप नहीं कर सकता था, लेकिन यह बच्चा एरन के इरुनो के पास दौड़ने की इमेज सामने आई। रियलिटी में वापस इरुनो ने सॉम्बर एक्सप्रेशन के साथ सब कुछ देखा। उसने चेयर के पास पड़े रिप्ड टेडी बेयर को देखा। इरुनो तुरंत खड़ा हुआ, एरन को उठाया और मैजिक से टेडी बेयर को उठाया। टेडी बेयर की स्टिचिंग टूटी थी, स्टफिंग बाहर निकल रहा था। उसे याद आया कि एरन कितनी हैप्पी थी जब उसने पहली बार इसे हग किया था, कहते हुए कि यह उसका फेवरेट है। उसने बेयर को उठाया, सोचते हुए कि यह कंप्लीटली बर्न्ड नहीं हुआ था। अचानक दरवाजा क्रैक्ड और किलियन एथम कॉशियसली अंदर झांका। यह देखकर इरुनो ने कहा, किलियन, अंदर आ। किलियन के सिर के ऊपर तुरंत क्वेश्चन मार्क उभरा। अंदर आकर किलियन ने पुकारा, फादर, ब्रदर, एरन। कैलन एथम ने उसे रीअश्योर्ड किया, इट्स ऑलराइट, सब खत्म हो गया, अब रिलैक्स कर सकते हो। किलियन ने सस्पिशियसली पूछा, क्या हुआ? कैलन ने जवाब दिया, बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले इन रेड फ्रूट्स में से कुछ ढूंढो और मेरे लिए लैब में ले जाओ। उसने फ्रूट का बैग किलियन की ओर उछाला, फिर अपने फादर और एरन के साथ चला गया। कैलन ने कंटिन्यू किया, यह शायद सबसे इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है। किलियन ने फ्रूट का बैग पकड़ा और बोला, रुको। उसने बोलना खत्म नहीं किया था कि कैलन बोला, थैंक्स किलियन। किलियन ने आ भरी, हेज, लेकिन कम से कम कोई मरा नहीं। हॉलवे में इरुनो एरन को गोद में लेकर आगे चला, कैलन पीछे पीछे। कैलन ने पूछा, फादर, क्या वह फ्रूट सचमुच आपके रैम्पेजेस को कंट्रोल कर सकता है? इरुनो ने जवाब दिया, मुझे लगता है हाँ। एरन को देखते हुए, जो उसकी बाहों में साउंडली सो रही थी, उसने कंटिन्यू किया, हमने इसे हर जगह सर्च किया। इस बच्ची को यह कैसे पता? इरुनो ने आगे कहा, मुझे देखने दे, क्योंकि यह मेरी सेक्रेटिव छोटी बेटी है। यह सुनकर कैलन तुरंत रुका, सिर झुकाया और स्टैमर्ड, फादर, ये जोक या जो भी है, इसे ड्रॉप कर दे। उसने अपने फादर की पीठ की ओर देखा और कंटिन्यू किया, एक्चुअली वह बहुत पिटिफुल है। इस बार उसने आपकी हेल्प भी की। कम से कम पिछले साल आपने उस आदमी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कैलन ने वरीडली कहा, लेकिन यह बच्ची किलियन और मेरी तरह नहीं है। उसने बोलना खत्म नहीं किया था कि इरुनो ने इंटरप्ट किया, यह तुम्हारा कंसर्न नहीं है। कैलन ने जल्दी से कहा, लेकिन उसने अपनी जान रिस्क करके आपको सेव किया। इरुनो पलटा और कोल्डली बोला, कैलन, मुझे फिर से कहने को मत कहो। कैलन डर गया। उसने सिर झुकाया और बोला, आई एम सॉरी। इरुनो ने जवाब दिया, तुमने मेहनत की, मैं आगे जाता हूं। कैलन ने अपने हाथ पीठ के पीछे क्लास्प किए और बाउड, बोला, यस फादर। एरन को इरुनो एक रूम में ले गया। वह बेड पर लेटी थी, 2 मेड सर्वेंट्स उसे वाइप कर रही थीं। इरुनो एक कोने में खड़ा ऑब्जर्व कर रहा था।
एक मेड सर्वेंट खड़ी हुई और बोली, मैं कुछ क्लोथ्स लेने जाती हूं। इरुनो ने सिर झुकाया और सोचा। उसकी वाइफ की इमेज फिर से उभरी, वार्मली मुस्कुराते हुए, उसे एरू पुकारते हुए। इरुनो ने ऊपर देखा, एरिन को वीकली बेड पर लेटे हुए देखा और सोचा, क्या वह सिर्फ प्लेथिंग नहीं थी? थोड़ी देर बाद एक फेंट लाइट उभरी, धीरे धीरे क्लियरर होती गई, एक शैंडलियर दिखाई दिया। उसने सोचा, मैं कहाँ हूं? उसकी आंखें फ्लटर्ड खुलीं। बेड पर लेटे हुए वह वीरली सीलिंग को देख रही थी। अचानक वह उठ बैठी और चिल्लाई, हाँ, मेरा जेमस्टोन। उसकी स्क्रीम सुनकर मेड ने तुरंत दरवाजा खोला और पैनिक में बोली। मिसिसिपी माइला ने एक्साइटेडली अपने मुंह पर हाथ रखा, बोली, ओ माय गुडनेस मिस, आप फाइनली जाग गईं। इतना टेरेबल चीज हुई और आप पूरे वीक नहीं जागी। मैं बहुत वरीड थी, एरिन ने सस्पिशियसली पूछा। एक वीक? रोती हुई माइला को देखकर उसने पूछा, रुको माइला, तुमने अभी कहा एक वीक? माइला ने अपने आंसुओं को हैंकरचिफ से पोंछा, जवाब दिया, हाँ मिसिसिपी, आप पूरे वीक अनकॉन्शियस थीं। मुझे लगा कुछ टेरेबल हो गया। हर दिन पनिशमेंट जैसा लगा। एरिन ने एंग्शियसली कहा, एक वीक। एरिन की डिस्ट्रेस देखकर माइला ने फ्रैंटिकली पूछा, मिस, क्या हुआ? आप अनवेल तो नहीं हैं? एरिन ने अनकॉन्शियसली मर्मर्ड, वह चाइल्ड आ चुकी है। मुझे डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी। दोनों मेड्स ने सरप्राइज्ड होकर ऊपर देखा। उनके सामने एक यंग गर्ल खड़ी थी, ब्राउन हेयर और लार्ज ब्यूटीफुल रेड बो के साथ। उसने पूछा, क्या आप बता सकती हैं कि मास्टर का रूम कहाँ है? एक मेड ने जवाब दिया, अरे दूसरी मंजिल पर जाओ, हॉलवे के आखिरी छोर पर है मिसिसिपी। उस यंग गर्ल ने कहा, थैंक यू सो मच। दूसरी मेड ने उसे जाते हुए देखा और आह भरी, कितनी अडोरेबल है। पहली बार ऐसी यंग लेडी देखी, जरूर किसी नोबल फैमिली की डॉटर होगी। पहली मेड ने जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता? यह रिसेंटली डिस्कवर्ड डचेस की बेटी है। एरिन ने मन में सोचा, हाँ, क्या ये वही है? ओरिजिनल स्टोरी की मेन कैरेक्टर की इमेज उसके दिमाग में उभरी, ब्लैक हेयर और गोल्डन आइज वाली यंग गर्ल। चार्नी ईथम, इस स्टोरी की प्रोटैगनिस्ट जिसे वह जी रही थी, उसे लगा था कि उसे अडॉप्टेड किया गया है, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा था। रेज को सूद करने की एबिलिटी और सन जैसी ब्राइट पर्सनैलिटी के साथ वह एक ऐसी कैरेक्टर थी जिसे सब लव करते थे। एक बच्ची जो इरुनो एथम के ठंडे और डेसोलेट दिल को मेल्ट कर सकती थी। शुरुआत में वह सिर्फ कोई थी जिसे इरुनो ईथम नेसेसरी होने पर यूज करता था, लेकिन नॉवल के आगे बढ़ने के साथ वह धीरे धीरे उसके लिए और खुलता गया, यहां तक कि उसे गिफ्ट्स भी लाने लगा। एक कोल्ड हार्टेड फादर के लिए वह प्रेशियस एग्जिस्टेंस थी, बिलवड प्रोटैगनिस्ट। यही इस स्टोरी का हाईलाइट था। उसे यह स्टोरी इसलिए पसंद थी क्योंकि वह भी मेन कैरेक्टर बनना चाहती थी। अगर वह होती तो उसका फैमिली उसे बहुत लव करता, लेकिन उसे रियलाइज हो चुका था कि यह सपना हमेशा फैंटेसी ही रहेगा और वह मेन कैरेक्टर नहीं थी। अब वह बेड पर बैठी थी, एक मेड उसे खाना खिला रही थी। सब बहुत वरीड थे। कैलन ईथम और किलियन ईथम रोज विजिट करते थे। ड्यूक मिरुएल ईथम भी एक बार आए थे, कहते हुए कि वह तब लौटेंगे जब वह जागेगी। मेड उससे बात कर रही थी। फिर उसने अपने फादर के बारे में पूछा। मेड ने जवाब दिया कि इरुनो ईथम कुछ दिन पहले आए थे, लेकिन उसके बाद शायद बहुत बिजी थे। लेकिन इरुनो ईथम का जिक्र करते वक्त मेड हेजिटेंट लग रही थी। फिर उसने कहा कि ड्यूक मिरुएल ईथम डिसीज्ड डचेस की बेटी को साथ लाए हैं। अडॉप्टेड चाइल्ड भी आ चुकी थी। यह सुनकर उसने सैडली मर्मर्ड, समझी। तो ऐसा है। उसकी सैडनेस देखकर मेड ने जल्दी से टॉपिक बदल दिया। अरे मिस, ये पुडिंग नहीं, सूप है। तुम बिना फ्लिंच किए कैसे खा रही हो? बस आखिरी स्पूनफुल। अगर मेरी तुम जैसी वेल बिहेव्ड बेटी होती तो मैं बहुत हैप्पी होती। आखिरी बाइट खत्म करके उसने कहा, थैंक यू माइला। लेकिन माइला ने चीयरफुली हंसकर कहा, अरे मुझे थैंक यू कहना चाहिए। थैंक्स मिस, मुझे ऐसी लग्जूरियस लाइफ एंजॉय करने को मिल रही है। यह सुनकर एरिन ने सरप्राइज में कहा, लग्जूरियस? माइला ने जल्दी जवाब दिया, मुझे अभी प्रमोशन मिला, सैलरी भी इंक्रीज हुई और मुझे रोज लवली मिस को देखने को मिलता है। लगता है गॉड ने ब्लेस किया है। माइला की तारीफ सुनकर एरिन मुस्कुराई। एरिन का चीयरफुल रिटर्न देखकर माइला बोली, ठीक है, हमारी बिलवड मिसिसिपी, अब से हमेशा मेरी बात मानना, ओके? यह सुनकर एरिन ने सरप्राइज में कहा, हाँ? लेकिन जब वह हेजिटेट कर रही थी, मेड ने इंटरप्ट किया, मिस, टाइम हो गया, हमें ड्यूक से मिलने के लिए रेडी होना चाहिए। तुम्हारा ड्रेस पहले से तैयार है। एरिन ने ड्रेस बदला और ड्यूक से मिलने गई। गार्ड ने उसे देखकर कहा,
प्लीज कम इन, यू मे एंटर। माइला ने पोलाइटली उसका थैंक यू किया। दरवाजा खुलते ही एरिन ने सोचा, इट्स ओके, कुछ एक्सपेक्ट मत कर, बस स्माइल कर और बिलीव कर कि कुछ भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बस अंदर चली जा। एरिन अंदर गई। ड्यूक म्यूरियल ईथम के अलावा वहां एक आदमी और रेड ड्रेस में एक छोटी लड़की थी। लड़की थोड़ी शाय लग रही थी, एक आदमी के पीछे छिपी हुई। एरिन ने जल्दी से कहा, हेलो ग्रैंडफादर, हेलो फादर, और मन में जोड़ा, वह चाइल्ड चानी है, इतनी अडोरेबल है। एरिन को देखकर ड्यूक म्यूरियल ईथम बोले, इधर आ मेरी लिटिल स्प्राउट। यह सुनकर एरिन ने हैप्पीली सोचा, वह तो पहले ही मुझ में इंटरेस्ट ले चुके हैं। इट्स ओके, मैंने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था, बस थोड़ा सरप्राइज हुआ बस। फिर उसने सुना, मेरी लिटिल स्प्राउट, तुमने जो प्लेस बताया वह बहुत वैल्यूबल है। थैंक्स टू दैट बिजनेस नॉर्मल हो गया। जब मैं अवे था, सुना कि तुमने उस आदमी की हेल्प की। यह पूछने पर एरिन ने ओबीडियंटली जवाब दिया, हाँ, क्योंकि आप इल थे, मैंने उनकी हेल्प की। एरिन का जवाब सुनकर वह एक पल के लिए साइलेंट हो गए और फिर बोले, एरिन, तुम्हें रेकम्पेंस वर्ड पता है? रेकम्पेंस? एरिन जानती थी, लेकिन प्रिटेंड किया, हाँ, मुझे रिवॉर्ड्स देना पसंद है। जो हार्ड वर्क करते हैं और डिजर्व करते हैं, उन्हें रिवॉर्डेड होना चाहिए। यह वाक्य एरिन के अंदर रहने वाली पर्सन ने कहा था। तो एरिन ने सरप्राइज में कहा, रेकम्पेंस। उसके इनोसेंट और सरप्राइज्ड एक्सप्रेशन को देखकर ड्यूक ने एक पल सोचा और बोला, शायद मुझे और सिंपली कहना चाहिए, मैं तुम्हारी विशेस पूरी करूंगा, जो चाहो बताओ। बिजनेस राइट्स, इनहेरिटेंस राइट्स या कुछ भी मैं दूंगा। इस पल एरिन के अंदर की लड़की ने इंटरनली चिल्लाया, विशेस, मेरी विश बहुत क्लियर है, मुझे कोई बिजनेस या इनहेरिटेंस राइट्स नहीं चाहिए, मैं बस। फिर एरिन ने अपने हाथ बढ़ाए और बोली, मनी, प्लीज 1 मिलियन रोज मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। इसके अलावा उसने मन में जोड़ा, यह नॉलेज कि मैं अडॉप्टेड होंगी टेम्पररीली पॉज्ड है। इस दुनिया की करेंसी साउथ कोरिया की तरह है, यानी 1 मिलियन वन इक्वल्स 1 मिलियन रोज। मिसकैलकुलेट हो गया तो ट्रबल होगा, तो कंसिस्टेंट रखते हैं। यह सुनकर ड्यूक ने पूछा, 1 मिलियन, तुम्हारा मतलब 1 मिलियन रोज? इस पल एरिन ने भी इंटरनली जवाब दिया, 1 मिलियन मेरे लिए इनफ है। ड्यूक सोच में लग रहे थे, थोड़ा हेजिटेंट। एरिन ने इंटरनल मोनोलॉग कंटिन्यू किया, आ भरी, क्या हुआ? 1 मिलियन इनफ नहीं है? क्या वह रिच नहीं है? थोड़ी देर बाद वह बोले, बस इतनी ही तुम्हारी वर्थ है? वह हेजिटेटेड, अपने रिस्ट पर ब्रेसलेट देखते हुए। फिर बोले, यह हाई क्वालिटी प्लैटिनम ब्रेसलेट मेरी ओपिनियन में तुमने दी इंफॉर्मेशन की वर्थ है। उन्होंने अपनी आर्म बढ़ाई, ब्रेसलेट चमक रहा था। एरिन ने भी अपनी आर्म बढ़ाई। बस ऐसे ही उसे मिल गया। रिसीव्ड अमाउंट 100 मिलियन रोज थी, जिससे टोटल 110 मिलियन रोज हो गया। मनी रिसीव करने के बाद एरिन ने सोचा, कम से कम इतना तो है। उसने अपने हाथ जोड़े और थैंक्ड किया। ओरिजिनल एरिन उसके अंदर जॉय से जंप कर रही थी, थैंक गुडनेस। फिर वह अपने आप में मुस्कुराई, 100 मिलियन, मेरे पास लाइफ में कभी नहीं देखा ऐसा अमाउंट। अलाउड उसने चीयरफुली कहा, थैंक यू सर। उसे मनी रिसीव करते देख एरिनो ईथम ने उसे तुरंत उठाया, बोला, अरे, चाहे कितना भी मिले, तुम ऐसे नहीं खा सकती। फिर उसने अपना ब्रेसलेट उसके ब्रेसलेट की ओर किया। 100 मिलियन रोज विथड्रॉ हो गए, रिमेनिंग बैलेंस 10 मिलियन रोज था। यह देखकर एरिनो हंसा, अब बस मैं बचा हूं, शायद वह थ्रो अप कर दे। मिरुएल ईथम ने एरिनो को एंग्रिली घूरा। एरिन की आंखों में आंसू छलक आए। इनवर्डली उसने कर्स किया, वह क्रेजी है, व्हाट द, यह लूनेटिक। थोड़ी देर बाद उसे 1 बिलियन रोज मिले। अब उसका टोटल 1 बिलियन और 10 मिलियन रोज था। एरिनो ने चीयरफुली कहा, देखा, वही मेरी बेटी है। एरिन इस इनॉर्मस सम से स्टन्ड थी। फादर, प्लीज ऐसा मत कहो। वह रो पड़ी जबकि इनवर्डली अपने रिच फादर की प्रेज कर रही थी। बगल में खड़े मिरुएल ईथम ने चिल्लाया, गुड हेवंस एरिनो ईथम, तुम क्या कर रहे हो? ये क्या शरार है? जल्दी चार्नी को अडॉप्ट करो, यह बहुत एडवांटेजस होगा। लेकिन एरिनो ने फर्मली कहा, मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है, मेरे पास पहले से एक डॉटर है। मिरुएल ने दबाव डाला, क्या तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं? चार्नी ईथम, जो चुपचाप बगल में खड़ी थी, न तो जाने की हिम्मत कर रही थी न बोलने की, बस देख रही थी। मिरुएल ने कंटिन्यू किया, इस लड़की में कामिंग पावर है। फिर और इंडिफरेंटली, चाहे तुम कितने रेकलेस हो, तुम्हारा प्रिंसिपल है कि बच्चों को हार्म नहीं करते। एरिन खुश थी, लेकिन साइलेंट रही।
हालांकि उसने क्लेवरली एक्सक्यूज ले लिया। फादर, मैं अब जाती हूं। उसने सोचा, ठीक है। शुरू से आउटकम प्री डिटरमिन था। यह सुनकर एरिनो ने उसे नीचे उतारा। ठीक है, अपने रूम में जाओ, मैं डिनर के लिए तुम्हें लेने आऊंगा। एरिन ने ओबीडियंटली जवाब दिया, यस फादर। इनवर्डली उसने म्यूज्ड, मैं सचमुच ईथम कैसे बन सकती हूं? इट्स ओके, मैंने मनी अर्न किया और ऑर्फनेजेस रिसर्च किया। परफेक्ट, सब स्मूथली जाएगा। लेकिन फिर उसने रिकंसिडर किया। थोड़ा सैड है, लेकिन इट्स फाइन। दरवाजे पर पहुंचकर उसने माइला को देखा और पुकारा, माइला। माइला ने तुरंत जवाब दिया, अरे तुम जल्दी वापस आ गईं, कुछ मैटर है? एरिन ने पोलाइटली गार्ड को थैंक्ड किया, थैंक यू। फिर माइला से बोली, बस थोड़ा स्पेंडिंग मनी मिला, मैं टायर्ड हूं, शायद नैप ले लूं। माइला ने जल्दी ऑफर किया, अरे रुको, मैं तुम्हारा बेड प्रिपेयर कर देती हूं, मिसिसिपी। लेकिन एरिन ने मना किया, नहीं, मैं खुद कर लूंगी। सी यू लेटर माइला, उसने चीयरफुली हाथ हिलाया। माइला ने एंक्शसली कहा, मिस, मैं कर सकती हूं। एरिन के ऑफर को डिसरिगार्ड करते देख उसने सोचा, आखिर में तुम फिर भी गुड करना चूज करती हो। हाँ ठीक है, भले ही प्लान से थोड़ा पहले हो, लेकिन एक्शन में लाने की कोशिश करते हैं। वह खिड़की के पास खड़ी थी, सोच में डूबी। शाम 5 बजे, एनेक्स। आसपास कोई नहीं, अकेले वह इधर उधर फंबल कर रही थी, बड़बड़ाते हुए, यहां कोई है ही नहीं। हाँ, मैं क्या कर रही हूं? मैं, एरिन, जल्दी यहां से मूव आउट करने वाली हूं, अभी पैकिंग के दौरान। एनेक्स से स्टोलन चीजें लेने के लिए मैंने ऐसी प्लेसेस में स्नीक करने की कोशिश की जहां मैं पहले कभी नहीं गई, और लकीली मैं हार्मलेस लगती हूं। जब नाइट्स ने मुझे देखा, उन्होंने ग्रीट किया, हेलो मिसिसिपी। मैंने चीयरफुली जवाब दिया, कीप अप द गुड वर्क नाइट्स। फिर मैंने सोचा, मैं नाइट्स से मिली लेकिन बिल्कुल सस्पेक्ट नहीं हुई, अब बस आखिरी ज्यूअल बाकी है। थोड़ी देर बाद मैंने माइला को एक बैग पकड़े देखा। मुझे वंडर हुआ कि वह क्या कैरी कर रही थी, क्या हो रहा है। फिर मुझे माइला की दिशा से एक आवाज सुनाई दी, मैं इस बार फर्स्ट फ्लोर का हैंडल करूंगा। मैंने एक पल सोचा और जल्दी से चली गई, बोली, अब टाइम नहीं है, मुझे जल्दी ढूंढना होगा और रूम में वापस जाना होगा। आज शायद अरुणों के साथ मेरा लास्ट डिनर है। मुझे एक सर्वेंट ने जगाया, मिस, वेक अप मिसिसिपी मिस, मॉर्निंग हो गई। मैं अभी हाफ अस्लीप थी, लेकिन अचानक स्टार्टल्ड होकर चिल्लाई, हाँ, मैंने लास्ट नाइट फादर के साथ डिनर का प्रॉमिस किया था। माइला ने जवाब दिया, मास्टर अरुणों के साथ डिनर। उनके पास कल कुछ वर्क था और वह आ नहीं सके। नो वंडर तुम बिना क्लोथ्स बदले ओवरस्लेप्ट कर गई। एम्बैरेस्ड, मैंने कहा, ओह रियली, तो हुआ नहीं। तभी मुझे याद आया कि कल क्या हुआ था। हाँ, अब तुमने बताया तो याद आया। कल एनेक्स में मैंने 9 बजे तक अरुणों का वेट किया और सो गई। मेन कैरेक्टर आ चुकी है, अब मैं फॉरगॉटन हो जाऊंगी। जब मैं सोच रही थी, माइला बोली, हाँ, उन्हें भी ऑर्डर्स मिले हैं। मैंने पैनिक में पूछा, वह कंटिन्यू करती रही, मुझे श्योर नहीं, लेकिन लगता है कुछ ने ड्यूक को एंग्री कर दिया। यह सुनकर मैंने कुछ नहीं कहा, बस बैठकर सोचने लगी। तो वह इसीलिए नहीं आए क्योंकि वह मुझे लाइक नहीं करते। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को कंसोल किया, ओवरथिंकिंग बंद करो, कुछ एक्सपेक्ट मत कर, होप मत रख। मुझे अपने सिर पर मारते देख माइला पजल लगी। फिर मैंने जल्दी कहा, अरे माइला, क्या हम फादर से मिलने जा सकते हैं? उसने तुरंत जवाब दिया, ऑफ कोर्स, इसमें सर्टनली कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह सुनकर मैं एक्साइटेडली बोली, चलो चलो। थोड़ी देर बाद क्लोथ्स बदलकर मैं रूम से बाहर निकली। माइला को गुड बाय कहना नहीं भूली। यह देखकर उसने कहा, मैं एक्सक्यूज लेती हूं। मैंने चीयरफुली जवाब दिया, गुड बाय। फादर के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने एक पल हेजिटेट किया, फिर जेंटली दरवाजा खोला। फादर, आई एम सॉरी। उसी पल मैंने उस अडॉप्टेड गर्ल को देखा जो कल आई थी। फादर का हाथ पकड़े हुए दोनों ने सरप्राइज में मुझे देखा। स्लाइटली ऑकवर्ड एटमॉस्फेयर देखकर मैंने जल्दी कहा, ओह आई एम सॉरी, क्या आप बिजी हैं? मैंने मिड सेंटेंस रुककर सोचा, हेरोइन। मेरी ऑकवर्डनेस देखकर वो बोले, नहीं बिल्कुल नहीं, इधर आ, मेरी बेटी। फादर को बेकन करते देख मैं अंदर गई, फिर उनकी टोंग को हग किया। फिर मैंने पूछा, फादर, क्या आप उनसे एंग्री हैं? उन्होंने मुझसे पूछा, क्यों? एरिन, तुमने कभी चेरी ब्लॉसम्स ब्लूम देखे हैं? फादर का सवाल सुनकर मैंने पूछा, क्यों? फिर वह बोले, मैं तुम्हें ले चलता हूं देखने, 3, 2, 1। उसी पल ग्रैंडफादर अचानक सोर्ड हाथ में लिए स्टॉर्म्ड इन। इरिनोथम, तुम्हें मारना भी काफी नहीं होगा। प्रेशियस और अपनी ही फैमिली के सिटी वॉल्ट से चुराने की हिम्मत कैसे की? चेरी ब्लॉसम्स,
तुम फूल सोचते भी हो? एरिन ने उनके हाथ में सोर्ड देखकर सोचा, ड्रेमिन्स ट्रेजर, ओ माय गॉड, मैं इसे फर्स्ट हैंड विटनेस कर रही हूं। उसी पल उसके फादर ने कहा, एक्यूरेट रहो, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे ओढ़ दोगे? वह अभी भी फ्यूरियस थे। नॉनसेंस मत बोलो, मैंने कब ऐसा कहा? अगर तुम इतनी पथेटिक लाइफ जीने वाले हो इरुनोदेम, तो तुम्हें सिर्फ हमारे पीछे का माउंटेन मिलेगा। लेकिन इरुनो ने जवाब दिया, तुमने क्लियरली 2 साल पहले ऐसा कहा था। यह सुनकर वह हेजिटेटेड। वह फिर एंग्रिली बोले, इतना नॉइजी? तुमने तब रिफ्यूज किया था और अब क्लेम करने की हिम्मत करते हो। नॉनसेंस बंद करो और रिटर्न करो। लेकिन इरुनो बस चकल्ड और सॉफ्टली बोला। उनकी एटीट्यूड देखकर वह और एंग्री हो गए। तुम रेचेड बॉय। इरुनो अनकंसर्न्ड और अनबॉदर्ड बोला, प्लीज लीव, मुझे अपनी बेटी से कुछ कहना है। लेकिन वह स्नैप्ड, मैं अभी फिनिश नहीं हुआ। आखिरकार वह रेज में स्टॉर्म्ड आउट। हालांकि डॉग अपने मास्टर के मूड को डिस्टिंग्विश न कर पाने की वजह से उसे ग्रीट करने दौड़ा, हग और लिक करने लगा। एंगर वेंट करने के लिए वह येल्ड। इस बीच एरिन अपने रूम से साइलेंटली अपने फादर को देख रही थी। इरुनो मुस्कुराया और बोला, परफेक्ट टाइमिंग बेटी, मैं तुम्हें यह लास्ट नाइट देने वाला था। उसने एक स्टफ्ड एनिमल कॉन्जर किया और उसे थमा दिया। आई एम सॉरी, यह तुम्हारा सबसे प्रेशियस ट्रेजर है ना? एरिन ने इसे लिया और बोली, हाँ मेरा टेडी बेयर, यह परफेक्ट है, अभी भी इंटैक्ट है, अब और सॉफ्ट लगता है। वो बीम्ड, थैंक यू फादर, मैं इसे चेरिश करूंगी। एरिन को हैप्पीली अपने टेडी बेयर को हग करते देख वह एक पल रुका उसे देखने के लिए, फिर वह शुरू हुआ। ओह राइट, उसने बोलना खत्म नहीं किया था कि बगल में साइलेंटली खड़ी लड़की बोली, हे ये इतना क्यूट है, क्या मैं देख सकती हूं? एरिन ने रेडली अग्री किया। ओह श्योर, तुम जितना चाहो देख सकती हो। उसकी विलिंगनेस टू शेयर देखकर लड़की ने एरिन के गाल पिंच्ड किए। वाओ, ये चबी चीक्स कॉटन जितने सॉफ्ट हैं। सडन एक्शन से सरप्राइज्ड एरिन ने एक्सक्लेम्ड, हे वेट अ मिनट। एरिन को इनफॉर्मली एड्रेस करते सुन लड़की बोली, हे। एरिन भी सरप्राइज्ड होकर उसे हग किया और बोली, क्या तुम मुझसे ओल्डर नहीं हो? ओह आई एम सॉरी, मुझे लगा तुम। लेकिन लड़की ने एरिन को स्पार्कलिंग आंखों से देखा। थोड़ी देर बाद उसने एरिन को टाइटली हग किया। इतनी क्यूट, स्क्वीज इन द एम्ब्रेस। एरिन स्क्वीक्ड, मैं ब्रीथ नहीं कर पा रही। चार्नी ने जल्दी कहा, सुना है तुम 5 years old हो ना? मैं 8 की हूं, तो मुझे सिस्टर चार्नी बुलाओ। तुम सचमुच अडोरेबल हो। व्हाट परफेक्ट टाइमिंग, एक क्यूट लिटिल सिस्टर। तो मैं स्ट्रेट कहती हूं, हम एक दूसरे की हेल्प करेंगे। होप है हम अब से गेट अलॉन्ग करेंगे लिटिल सिस्टर। वह उनके बगल में खड़ी थी, दोनों छोटी लड़कियों को बिना कुछ बोले देख रही थी। हेरोइन आ चुकी थी। आज रात मुझे सचमुच चले जाना चाहिए, उसने सोचा। ओरिजिनल हेरोइन यहां है, प्लॉट अब ओरिजिनल के अकॉर्डिंग अनफोल्ड होगा। मेरे इंटरफियर करने की कोई जगह नहीं है। अगर मैं इंटरवीन करती रही, चीजें सेम रहेंगी। मेरी जगह इवेंचुअली चार्नी की होगी। हाँ, एरिनो की आंखें अब डिफरेंट हैं। वेल नो, ये ऑब्वियस है क्योंकि हेरोइन आ चुकी है, और फिर भी मैं सब कुछ ओवरथिंक कर रही हूं। एक्चुअली एक और रीजन है। रियल रीजन इस स्टेज की मेन कैरेक्टर है। वह खिड़की के पास खड़ी होकर बोल रही थी, एरिन को स्विंग पर हारमोनिका बजाते हुए ऑब्जर्व कर रही थी। वह इतनी ब्राइटली शाइन करती है कि मैं कंपेयर नहीं कर सकती। चार्नी एक ट्यून खत्म करके हैप्पीली हंस रही थी। चार्नी को इतना चीयरफुल देखकर उसे और सेल्फ कॉन्शियस फील हुआ। यह एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जिसे मैं कभी सरपास नहीं कर सकती। थोड़ी देर बाद वह डाइनिंग रूम में गई और चार्नी के साथ खाना खाया। क्या तुमने ग्रैंडफादर से प्राइवेटली बात की? उसने पूछा। चार्नी ने ओबीडियंटली जवाब दिया, हाँ, फादर ने कहा कि उन्हें आज आफ्टरनून में ग्रैंडफादर से प्राइवेटली कुछ डिस्कस करना है, तो वह चले गए। उसने सोचा, कॉन्ट्ररी, मैं अब फ्री हूं। शायद वह ग्रैंडफादर को अपीज करने गए। ओरिजिनल स्टोरी में भी इसका जिक्र था। फिर चार्नी बोली, ओह वेट, मुझे तुम्हें फीड करने दे। ये लो, मुंह खोलो एरिन। एरिन चार्नी के एक्शन से कुछ सेकंड्स के लिए स्टन्ड थी। फिर चार्नी ने स्माइल के साथ कहा, हाँ, कम ऑन। एरिन के अंदर की 23-year-old वुमन को थोड़ा ऑकवर्ड और रिजर्व लगा, जैसे वह बाहर से ऑब्जर्व कर रही हो, और इस दुनिया की एरिन काफी ओबीडियंट लग रही थी। दूसरी लड़की को उसे फीड करने दे रही थी। एरिन को खाते देख चार्नी ने हैप्पीली कहा, इतनी क्यूट, हमारी एरिन खाते वक्त भी इतनी अडोरेबल है। यह कहकर उसने एरिन को हग किया, लेकिन इनवर्डली वह कह रही थी, मैं सफोकेट हो रही हूं, हेल्प। फिर चार्नी बोली, इट्स अ गुड थिंग कि एरिन है।
इस घर में सब कुछ नहीं, जब से मैं यहां आई हूं सब कुछ अनफेमिलियर होने की वजह से वरीड थी, लेकिन एरिन जैसी क्यूट लिटिल सिस्टर के साथ मैं अब कंप्लीटली एट ईज हूं। एरिन ने फिर स्माइल के साथ पूछा, लेकिन क्या तुम सचमुच फादर की बेटी हो? वो हमेशा मुझे टॉयज और स्नैक्स खरीदते हैं, तुम जल्दी यूज टू हो जाओगी गिवन टाइम। एरिन की बात सुनकर उसने एरिन को छोड़ा और बोली, एरिन ऑनेस्टली मुझे उनकी बेटी होना पसंद नहीं। यहां आने के लिए मुझे गार्डियन चाहिए था, तो मेरे पास और चॉइस नहीं था। अगर ऐसा ना होता। लेकिन इस पल उसे ओरिजिनल स्टोरी याद आया। हाँ, क्या चार्नी का ओरिजिनली ऐसा पर्सनैलिटी था? स्टोरी में वह शुरू में उन्हें बहुत फॉन्ड नहीं थी, लेकिन इतनी कोल्ड भी नहीं थी। कुड इट बी क्योंकि ये स्टोरी की बिगिनिंग है? एनीवे, एरुनो और चार्नी एक इवेंट एनकाउंटर करेंगे जो उन्हें क्लोजर लाएगा। वह इवेंट हेरोइन के अराइवल पर होने वाला पहला इवेंट है, शायद वह इंसिडेंट जहां ट्रेजर स्टोलन होता है। कोई जो इस जगह से बिल्कुल अनफेमिलियर नहीं है ने ईथम फैमिली के ड्रेमन ट्रेजर को चुराया। ईथम हाउसहोल्ड में वे हर ट्रेजर को स्पेसिफिक ओनर को पास डाउन करने का डिसाइड करते हैं। टोटल में 3 ड्रेमन ट्रेजर्स हैं। पहला है कार्मा फायर जो मिरुल के पास है, दूसरा है शार्ड ऑफ बैलेंस जो एरुनो के पास है, तीसरा है ड्रेमॉन जेम। इस बार स्टोलन ट्रेजर दूसरा रेलिक है, शार्ड ऑफ बैलेंस। जैसा नाम सजेस्ट करता है, यह एक ट्रेजर है जो लॉस्ट बैलेंस को रिस्टोर करने में हेल्प करता है। स्टोरी के फर्स्ट हाफ में इसे एरुनो के अनस्टेबल माइंड को मेंटेन करने के लिए यूज किया गया था। यही रीजन था कि ड्यूक मिरुल एरोगेंट एरुनो को कैच नहीं कर सका। एनीवे, यह वह माइलस्टोन है जहां हेरोइन इस थेफ्ट को सॉल्व करती है, चार्नी और एरुनो के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करती है। प्रॉब्लम यह है, मैं कंप्लीटली थीफ के इंटेंशंस भूल गई। भले ही मैंने इसे मल्टीपल टाइम्स रीरीड किया, मुझे याद क्यों नहीं? क्या मुझे उसे स्टॉप करना चाहिए? नहीं, हेरोइन का थंडर स्टील करना थोड़ा। उसे थॉट में लॉस्ट देख चार्नी ने पूछा, एरिन तुम क्या सोच रही हो? उसने जल्दी जवाब दिया, कुछ नहीं। फिर चार्नी ने उसका हाथ पकड़ा और बोली, चिंता करने की कोई बात नहीं। अगर कुछ बॉदर कर रहा है मुझे बताओ। अगर तुम्हें हार्ड टाइम हो रहा है मैं हेल्प करूंगी। भले ही हम ज्यादा समय से नहीं जानते, मैं सचमुच तुम्हें अपनी लिटिल सिस्टर की तरह कंसिडर करती हूं। अगर कोई वरीज हैं बस मुझे बताओ। यह सुनकर वह हंसी और बोली, हाँ थैंक यू, कुछ नहीं। मैं बस क्यूरियस थी कि टुनाइट के डिनर में मेन्यू क्या है। चार्नी ने जवाब दिया, रियली? उसने जल्दी रिस्पॉन्ड किया, या रियली। इस पल उसने फिर एरिन का हाथ पकड़ा और बोली, एरिन तुम इतनी स्वीट हो, होप है तुम हमेशा हैप्पी रहो और कोई वरीज न हो। इस बीच वह अपने आप से सोच रही थी, मैं हमेशा हेरोइन की तरह बनना चाहती थी, सारा लव पाना। मैं चार्नी के काइंड पर्सनैलिटी और सबके साथ अच्छे बिहेवियर की एडमायर करती हूं। थोड़ी देर सोचने के बाद एरिन ने कहा, चार्नी मैं तुम्हें हैप्पी करूंगी। उसके दिल में उसने भी सोचा, मैं नहीं चाहती कि चीजें प्लॉट के अकॉर्डिंग चलती रहे। मैं चार्नी और आरुनो के रिलेशनशिप को डीपन करने में हेल्प करना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि मेरी फेवरेट कैरेक्टर चार्नी ओरिजिनल स्टोरी से ज्यादा हैप्पी हो। उसकी बात सुनकर चार्नी अचानक फ्लस्टर्ड हो गई। थोड़ी देर बाद चार्नी हंसी और बोली, थैंक यू एरिन, तुम्हारे ये वर्ड सुनकर मैं बहुत हैप्पी हूं। फिर उसने कहा, अगर मुझे हेल्प चाहिए होगी मैं डेफिनेटली तुम्हें बताऊंगी। चार्नी ने जल्दी जवाब दिया। उस रात डिपार्चर के लिए पैक्ड बैकपैक को वार्डरोब के अंदर गहरे रख दिया गया। अगली मॉर्निंग जब माइला रूम में आई और उसे अपने बिलोंगिंग्स में रमिज करते देखा, उसने हरिडली पूछा, क्या तुम गिफ्ट प्रिपेयर कर रही हो? उसने सरप्राइज में पूछा, गिफ्ट किस लिए? फिर उसने कहा, ओ माय, तुम्हें अभी तक नहीं पता, आज आरुनो का बर्थडे है। उसने सरप्राइज में पूछा, बर्थडे आज? ओह, मुझे सचमुच नहीं पता था। जब माइला ने उसे शूज पहनाने में हेल्प की, वह बोली, तुम उनकी ओनली डॉटर हो, तुम्हें फर्स्ट गिफ्ट देना चाहिए। उसने सोचा, क्या यह स्टोरी में था? माइला ने कंटिन्यू किया, मिस, मुझे डर था कि तुम भूल जाओगी, इसलिए रिमाइंड किया। अगर तुम ड्यूक को गिफ्ट दोगी वह श्योरली बहुत हैप्पी होंगे। वह ईयरिंग जो वह हमेशा वेयर करते हैं। उस पल यस्टरडे के थॉट्स उसके दिमाग में कौंधे, लेकिन एरिन अभी भी इंटेंटली माइला को सुन रही थी। यह एक्चुअली एक जेमस्टोन है जिसमें दूसरा फ्रैगमेंट है। अगर और फ्रैगमेंट्स कलेक्ट हो जाएं तो कुछ भी ड्यूक को स्केयर नहीं कर सकता। यह सुनकर उसने सोचा, क्लियरली असैसिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं होगा। जब वह सोच रही थी, माइला ने कंटिन्यू किया,
मैं ट्राई करूंगी कि बाकी फ्रैगमेंट्स कहाँ हैं। बस कुछ माइनर कैरेक्टर्स जो डेट की वजह से मनी चाहिए, अगर तुम उन्हें यह गिफ्ट दोगी वह श्योरली तुम्हें चार्नी की जगह अडॉप्ट करेंगे। फिर उसने पूछा, तो मैं माइला के साथ कंटिन्यू रह सकती हूं? वह हंसी और बोली, ऑफ कोर्स मिसिसिपी, तुम मेरी बात मानोगी ना? इस पल उसे याद आया, ट्रेजर थीफ भी है। उसे थॉट में लॉस्ट देख माइला ने हर्डली पूछा, क्या हुआ मिसिसिपी? वह हालांकि सोच रही थी कि ट्रेजर थीफ आ चुका है। माइला ने फिर पूछा, क्या तुम मेरी बात मानोगी? इस सवाल ने इनएडवर्टेंटली उसे सोचने पर मजबूर किया कि ट्रेजर थीफ माइला है, लेकिन माइला उसके थॉट से अनअवेयर चीयरफुली बोली, ऑफ कोर्स मिस हमेशा ओबीडियंट रहती हैं। वह हालांकि अचानक एंग्री हो गई। नहीं, मैं नहीं करूंगी, माइला ने परसुएड करने की कोशिश की। ओ मिस, लेकिन मैंने इतना एक्सप्लेन कर दिया। वह हालांकि अपने फादर के दिए टेडी बेयर को हग करके बेड पर लौट गई। बोली, फादर से स्टील करना बहुत बैड है, मैं प्रिटेंड करूंगी कि कुछ सुना ही नहीं। लेकिन माइला ने परसिस्ट किया, तो मिस प्लीज थीफ को एक्सपोज करो। लंबे समय से मुझे लगा था मिस को कुछ पता नहीं। तुम्हारा लिजर्ड बनना न्यू ईयर्स पार्टी के दौरान होना चाहिए था, तब कोको अच्छा था मिस। उसे अलार्म के साथ याद आया कि कोको में क्या था। माइला ने फिर रिवील्ड, सुना था यह अच्छी मेडिसिन थी तो मैं लुकिंग फॉरवर्ड थी, लेकिन लगता है मुझे ट्रिक्ड किया गया। लेकिन उसने सोचा, इट्स ओके, अब बहुत लेट है। उसे आंखें बंद करते देख माइला सिनिस्टर एक्सप्रेशन के साथ बाहर चली गई। बोली, तुम्हें रिग्रेट होगा ब्रैट। लेकिन माइला नहीं जानती थी, वह बिल्कुल अस्लीप नहीं थी, वह सोच रही थी। आखिर में सब कुछ ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग हुआ। थेफ्ट को हेरोइन ने एक्टिवली सॉल्व किया। स्टोरी में हेरोइन ने डिक्लेयर किया, कल्प्रिट तुम हो। और इस तरह इरुनो ईथम ने धीरे धीरे चार्नी ईथम के लिए फीलिंग्स डेवलप किए। उसे लगा कि उसने येस्टरडे रहने का रीजन ढूंढ लिया था, लेकिन ब्लिंक ऑफ एन आई में सब कुछ स्मोक की तरह वैनिश हो गया। वह कवर्स के नीचे छिपकर सीक्रेटली रोई, सोचते हुए, मेरी लाइफ हमेशा ऐसी क्यों है? न्यू ईयर्स ईव एक ब्लेस्ड विथ पीस रात, जब ईथम ब्लड लाइन का फर्वर डीप स्लीप में डूब जाता है बिना किसी एक्टिविटी का दिन। क्योंकि ईथम ब्लड लाइन की पावर वीकेंड होती है, यह वह दिन भी है जब ईथम ब्लड लाइन वालों की डिफेंसेस स्ट्रांगेस्ट होती हैं। और क्या उस चाइल्ड ने सचमुच ईथम फैमिली को डिसरिस्पेक्ट करने की हिम्मत की? काइंडनेस का जवाब ऐसी मैलिस से कैसे दे सकते हैं? माइला ने अपने फैमिली को कंसिडर्ड, वह भी वह दिन था जब माइला कॉट हुई थी। ओ डियर, लगता है मैंने ट्रबल कॉज कर दिया। क्या मुझे रन अवे करना चाहिए? इस पॉइंट पर सब कुछ अभी भी ओरिजिनल स्टोरी के अकॉर्डिंग प्रोसीड कर रहा है। माइला कॉट हो गई थी और मुझे ब्लेम्ड और गॉसिप्ड अबाउट किया जा रहा है। इससे उसका दिल टूट गया और वह रन अवे करना चाहती थी। रास्ते में किसी ने उसे रोका और बोला, एक्सक्यूज मी मिस, मैं ईथम के काइलो रेस्टोरेंट का ओनर हूं। थोड़ा प्रिजम्पशुअस है, लेकिन तुम्हें मेरे साथ कहीं जाना होगा। यह सुनकर उसने कहा, मैं उस जगह पहुंच गई हूं जहां मुझे होना चाहिए, समझी? वह यह भी सोच रही थी, एनीवे, मुझे थीफ को एक्सपोज करने की पूरी कोशिश करनी होगी। मुझे नहीं पता, मैं बस वेरेवर जाऊंगी। थोड़ी देर बाद उसे ग्रैंडफादर के सामने लाया गया। कई और लोग भी कमोशन देखने आए थे। फिर उन्होंने पूछा, चाइल्ड, अब इन क्वेश्चंस का जवाब दो। रूमर्स हैं कि तुमने और वेल ड्रेस्ड पर्सन ने कंस्पायर करके ईयरिंग स्टोलन किए, क्या यह सच है? सवाल सुनकर उसे बिविल्डर्ड लगा। मैंने ईयरिंग स्टोलन किए? हेवेंस, क्या वह मुझे अक्यूज कर रही है? मैंने उसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया? थोड़ी देर सोचने के बाद वह कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर सकी। इस पल आवाज फिर गूंजी, एंगर से भरी, क्या तुम कल्प्रिट हो? ट्रूथफुली जवाब दो, यस और नो। थोड़ी देर बाद एरिन ने पैनिक में कहा, कल्प्रिट? यस, लेकिन मैंने ईयरिंग्स नहीं चुराए। रियल कल्प्रिट है। बोलते हुए उसकी आंखों के सामने सीन डिस्टॉर्ट होने लगा। उसने हांफते हुए कहा, रुको, मेरा हेड सब कुछ ब्लरी क्यों हो रहा है? कुड इट बी? थोड़ी देर बाद सब में अपरॉर मच गया। एरिन वैनिश हो गई थी, सिर्फ उसके क्लोथ्स, शूज और स्टफ्ड टॉय छोड़कर। विस्पर्स शुरू हो गए। क्या हुआ? किस तरह का मैजिक उसे ऐसे डिसअपियर कर गया? फिर किसी ने स्क्रीम्ड, हाँ, वहां नीचे लिजर्ड है। एरिन के छोड़े क्लोथ्स के पाइल से एक लिजर्ड रेंगता हुआ निकला और चर्प्ड। केओस मच गया, लोग चिल्लाए और स्कैटर हो गए। हाँ, रन, इसे कैच करो। लिजर्ड भी फ्राइटेंड इधर उधर भागने लगा। स्क्रीम्स कंटिन्यू हुए। हाँ, ये स्नेक है, उस तरफ गया, इसे स्टेप करो। आखिरकार
किसी ने उसकी ठेल पकड़ी, लेकिन वह इतनी वायलेंटली थ्रैश्ड कि उसकी ठेल टूट गई और वह एस्केप कर गया। वॉइसेस फिर उठी। हाँ, इसकी ठेल टूट गई, व्हाट्स गोइंग ऑन? वो सचमुच कल्प्रिट थी। वह चाइल्ड शुरू से लिजर्ड थी। लिजर्ड अब सीलिंग पर रेंग गया था। सब स्टेयर करने लगे और इंसल्ट्स शुरू हो गए। लोली, रेप्टाइल, डिस्कस्टिंग, फिल्थी। लिजर्ड ने चिल्लाया, इट हर्ट्स, मैं सैड हूं, मुझे डर लग रहा है, मुझे यहां भी यह सब क्यों एंड्योर करना पड़ रहा है? थोड़ी देर बाद उसके फादर पास आए और बोले, एरिन इधर आ। उसने उन्हें देखा और बोली, आपको बहुत डिसअपॉइंटेड होना चाहिए, मैं बस एक रेप्टाइल हूं, सब खत्म हो गया। लेकिन जब उसने अपने फादर के दिए टेडी बेयर को देखा, उसे रिग्रेट का पैंग लगा। ओह, मेरा टेडी बेयर! डिस्ट्रैक्टेड, उसके क्लॉज पिलर से स्लिप हो गए और वह गिर गई। हाँ, व्हाट्स हैपनिंग? मैं फॉल कर रही हूं, इस फॉल से कम कंकशन तो होगा। वेट, मैं लिजर्ड हूं, वॉल पर क्लाइंब करते वक्त क्यों फॉल करूंगी? मुझे यह हेट है, मैं यहां डाई नहीं करना चाहती, प्लीज हेल्प मी। ऐसा लगा कि उसकी प्ली का जवाब मिल गया। ब्लिंक ऑफ एन आई में वह टेडी बेयर पर लैंडेड। अब एक फॉरेस्ट में थोड़ी देर बाद कोई आया। लिजर्ड को देखकर बोला, बस एक टेडी बेयर और लिजर्ड, टेल कहाँ है? जरूर ब्रोकन है, मैंने भी अपने पेरेंट्स खोए हैं, हम सेम बोट में हैं, तुम ठीक हो? मैंने डिसाइड किया है कि तुम्हें पेट की तरह रखूंगा। न्यूकमर एक काइंड यंग पर्सन था जो इस पिटिफुल क्रीचर पर पिटी करके उसे ले गया। यह क्या था अभी? अचानक लाइट का फ्लैश हुआ। सराउंडिंग कमोशन के बीच माइला साइलेंटली रिजॉइस्ड। ये वर्कड, मैंने कर दिखाया, अब मुझे बस अपनी ओरिजिनल लाइफ में रिटर्न करना है। लेकिन अचानक एक स्क्रीम गूंजी जिसने आसपास के सबको वरी कर दिया। हाँ, मेरी डॉटर! थोड़ी देर बाद माइला जमीन पर बैठी थी, अपनी ब्लीडिंग आर्म को पकड़े, स्मॉल ब्लडी सोर्ड पकड़े आदमी को देखते हुए वह कामली बोला, रो रही हो? फिर वह बोली, ड्यूक आरुनो, वह आपकी डॉटर नहीं है। लेकिन आरुनो ने जवाब दिया, मैंने कहा वह चाइल्ड मेरी डॉटर है, मुझे कोई और रीजन चाहिए। उसने फिर से सोर्ड उस पर स्विंग किया, वह जमीन पर गिर गई स्क्रीमिंग। फिर उसने कहा, बताओ। पास में खड़ा एक आदमी सीन को विटनेस करते हुए फियरफुली दांत पीस रहा था। वह उस आदमी के पास गया और बोला, फिर से बोलो, जितना लाउडली अभी बोला, नॉनसेंस बोलते रहो। बोलते ही वह आदमी सोर्ड से स्ट्रक डाउन हो गया। एगनी में चिल्लाया। हाँ, सिचुएशन एस्केलेट होते देख उसके ग्रैंडफादर आगे आए और बोले, आरुनो एथम, स्टॉप इट, बस करो, इस जगह को ब्लड बैथ मत बनाओ। लेकिन उसने सिंपली जवाब दिया, अगर तुम यहां ट्रबल कॉज ना करते तो यह सब नहीं होता। वह एंग्रीली बोला, तुम बास्टर्ड! तुम शुरू से एक चाइल्ड को यहां लाए मेरे इंटेंशंस को एक्सपोज करने के लिए, क्या डॉटर? तुमने कभी उसे अडॉप्ट करने का इंटेंट नहीं किया और वह रेप्टाइल है, उसका ईथम लिनिएज से बिलोंग करने की एब्सोल्युटली कोई होप नहीं है। उसने अपनी सोर्ड से ब्लड वाइप्ड किया उस आदमी की बात सुनते हुए, फिर उसने सोर्ड की टिप उसकी ओर पॉइंट की। लेकिन उस आदमी ने जल्दी से ब्लो पैरी किया। फिर आरुनो बोला, इसके बारे में मैं डिसाइड करूंगा, आखिर वह मेरी डॉटर है। यह सुनकर वह आदमी हेल्पलेसली बोला, बस अब स्टेप बैक करो, बस इतना जान लो। लेकिन उसने उसे कंप्लीटली इग्नोर किया। इससे वह आदमी एंग्री हो गया, चिल्लाया, अब कहां जा रहे हो फूल, अब बाहर जाने से डेफिनेटली ट्रबल होगा। वह पलटा और चला गया, बोला कि यह सब दूसरे आदमी की फॉल्ट है, बस अपनी डॉटर को जल्दी वापस लाओ, ठीक है? उसकी एटीट्यूड देखकर वह आदमी और एंग्री हो गया और चिल्लाया, स्टॉप, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरा बॉडी करंटली रिस्ट्रिक्टेड है? लेकिन उसके बगल में खड़े पर्सन ने कहा, तुम इस बार टू फार चले गए। काइलो के वर्ड सुनकर वह बोला, तुम भी गए। फिर उसने कहा, जैसा तुमने यस्टरडे सुना, वह मेड स्पाई थी। काइलो ने जवाब दिया, हाँ। स्पाई सर? काइलो ने कंटिन्यू किया, उसने सब कुछ ट्राई किया सिर्फ तुम्हारा आंसर डायरेक्टली सुनने के लिए। उसने एक चाइल्ड को टेरिफाइड किया जो कुछ नहीं जानती थी। लेकिन उसने इस स्टेटमेंट पर डाउट जताया, क्या नॉनसेंस? फिर उसने कहा, लेकिन तुम उसे ढूंढने नहीं जा रहे ना? यह सवाल सुनकर मेरोल ने सिंपली जवाब दिया, मुझे नहीं पता। लेकिन काइलो, जैसे उसके थॉट्स पढ़ सकता हो, बोला, हाँ, मैं तारिम को एक्शन लेने के लिए कहूंगा। लेकिन इस बार वह काइलो से डिसएग्री किया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता, इसे खुद हैंडल करो। यह कहते हुए वह पलटा और चला गया। लेकिन काइलो ने परसिस्ट किया, मैं जैसे ही कोई न्यूज मिलेगी रिपोर्ट करूंगा। उसे जाते देख काइलो थॉटफुली पॉन्डर करने लगा। सराउंडिंग लोग आपस में मर्मर करने लगे, कोई हेल्प करो प्लीज, नो मोर इतना ब्लड, इट हर्ट्स। ये हाउस कभी पीसफुल नहीं है।
इस पल फॉरेस्ट में एक हाउस में एक आदमी स्मॉल लिजर्ड से बात कर रहा था। तुम्हारा नेम होगा। यह सुनकर लिजर्ड के बॉडी में ट्रैप्ड एरन ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वह ब्लाइंडली मूव कर रही हो और एक्सप्लेनेशन चाहिए था। उसने आंखें खोली और खुद को यहां पाया। वह बिविल्डर्ड थी। मैं यहां क्यों हूं? मैं एरन हूं। मैं होम से रनअवे कर गई, लेकिन इंटेंशनली नहीं।